नमस्कार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी। रिकॉर्डिंग मैंने सुबह में भी ऑन कर दी थी, लेकिन क्या पता आज सुबह वाली क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। तो आज हम आपका अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं जलों का, सिरावेद, वर्णशोध, विद्रदी और वर्ण के बारे में। तो जलोगा की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जलोगा में हमको क्या देखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। देन हम सिरावेद, वर्ण शोध, विद्रदी और वर्ण के बारे में देखेंगे। तो जलों का एक वेरी एमपी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएगा पेपर के अंदर, है ना? क्योंकि 6 प्रकार की सवीर जलों का और 6 प्रकार की निर्वीर जलों का से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार की एआईपीटीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जलोका के बारे में चीजें देखना स्टार्ट करते हैं। तो जलोका औच्चारण, तो अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ जलोका होती है, आपको पता ही कि अनुशस्त्र में शस्त्र, अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ कौन है? क्षार है। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ पूछा आपसे कौन है, तो अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ कौन है? जलोका। इस दृष्टि में जब रक्त आपका पित्त से दूषित हो और आपको रक्त मोक्षण कराना है, तो हम जलोका का प्रयोग करते हैं। पित्त से दूषित रक्त हो अगर, तो उसमें हम रक्त मोक्षण किससे कराते हैं? जलोका से। कितना प्रमाण में किया जाता है? 1 हस्त प्रमाण में हमको रक्त मोक्षण कराना चाहिए। जलों का प्राप्ति के स्थान आपसे पूछे जाए कितने हैं, तो जलों का प्राप्ति के स्थान कितने हैं? 4। यवन, पांडे, सह और पोतन। जलों का प्राप्ति के स्थान कितने हैं? 4। यवन, पांडे, सह और पोतन। शोथ अगर विषयुक्त अवस्था में हो, ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि स्वेलिंग हो, शोथ हो और वो विषयुक्त अवस्था में हो, तो हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? शोथ अगर विषयुक्त अवस्था में हो तो रक्त मोक्षण किससे कराना चाहिए? जलोका से कराना। फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जलोका को हम जिस पात्र में रखते हैं उसका पानी कितने कितने दिन में बदलना चाहिए, तो जलोका को जिस पात्र में रखते हैं उसका पानी 3-3 दिन में, और घड़ा जो है या पात्र जो है वो 7-7 दिन में बदलना चाहिए। पानी कितने दिन में बदलना है? 3-3 दिन में। और घड़ा या पात्र हमको 7-7 दिन में बदलना चाहिए। जलोका अगर नहीं लग रही हो तो लगाने के लिए दूध या रक्त का प्रयोग करते हैं। जलोका को हमको चिपकाना पड़ता है। तो जलोका अगर नहीं लगती है तो लगाने के लिए दूध या रक्त का प्रयोग करते हैं। जलोका हटाने के लिए किसका प्रयोग? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम जो नॉर्मली प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं, कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा कि जलोका को हटाने के लिए हम उसके मुंह पे हल्दी डाल देते हैं। जलोका हटाने के लिए शास्त्र में क्या बतलाया है? सेंधा लवण। लगाने के लिए रक्त का, दूध का प्रयोग करते हो। जलोका हटाने के लिए, जलोका को हटाने के लिए हमको सेंधा लवण का प्रयोग करना चाहिए। वमनार्थ, जलोका को वमन कराना है तो किसका प्रयोग? तो जलोका का वमन कराने के लिए तेल, सेंधा नमक। तेल और सेंधा नमक से जलोका का वमन कराना है। और जलोका में ग्लानि हरणार्थ का प्रयोग कुछ किसका करते हैं? ग्लानि मतलब जो उसकी थकान हुई है, उस थकान को दूर करने के लिए संचप और रजनीगंध का प्रयोग। चारों पॉइंट आईएमपी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डॉक्टर साहब कि जलोका लगाने के लिए किसका प्रयोग? तो रक्त और दूध का। जलोका हटाने के लिए किसका है? सेंधा लवण का। जलोका को वमन कराने के लिए हम किसका प्रयोग करना है? तेल और सेंधा लवण। और जलोका की ग्लानि हरणार्थ, जलोका का ग्लानि हरणार्थ किसका प्रयोग किया जाता है? जलोका का ग्लानि हरणार्थ हमको सर्षप और रजनीकल्प का प्रयोग करना चाहिए। जलोका को ग्लानि को दूर करने के लिए सर्षप और रजनीकल्प का प्रयोग करना चाहिए। चारों पॉइंट आएंगे। ये तो जलोका की सामान्य चीजें हमने देखी। अब जो जलोका टोटल होती है 2 प्रकार की, सभी जलोका और निर्वीर जलोका। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी जलोका के 6 भेद है और निर्विष के भी कितने भेद है? 6। इस साल की एआईपीजीटी में सभी जलोका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी जलोका 6 होती: कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका और गोचंदना। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका और गोचंदना, ये आपकी 6 प्रकार की सभी जलोका होती है। अब इनके लक्षण पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से सभी जलोका है, निम्न में से निर्वीर जलोका। एक तो इजी क्वेश्चन इस टाइप का जिसमें 6 नाम आपको याद हो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमको 6 सवीस वाले भी नाम है तो भी क्वेश्चन बन जाता है। कृष्णा, कर्पूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका और गोचंदना, ये सवीश है। तो सवीश के लक्षण भी आईएमपी।
पीजी लेवल पे और पीएससी में भी कई बार अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अणुमुखी जलोका कौन सी है, कृष्णमुखी जलोका कौन सी है, रोमसा महापार्श्वा, रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी जलोका कौन सी, अणुमुखी जलोका कौन सी, छिन्न उन्नत कुक्षी पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था एआईपीजीटी में कि छिन्न उन्नत कुक्षी ये किस जलोका का लक्षण है। तो सारी जलोका के लक्षण मैं आपको याद करवाता हूं यहाँ पे। पहली हमारी कृष्णा, कृष्णा के लिए बोला अंजन चूर्ण वर्णी और पृथुशिरा, अंजन चूर्ण वर्णी पृथुशिरा जलोका पूछे तो कौन सी, कृष्णा। वर्मी मत्स्य, मछली का जो एक वर्मी मत्स्य होती है उसके समान दिखाई देती, कौन सी, कर्बूरा। और छिन्न उन्नत कुक्षी है ना, छिन्न उन्नत कुक्षी आपसे पूछे तो छिन्न उन्नत कुक्षी जिसकी कुक्षी जो होती है वो फटी हुई रहती है, छिन्न, छिन्न मतलब कि फटी हुई, छिन्न उन्नत कुक्षी और वर्मी मत्स्य के समान कौन सी जलोका है आपकी, कर्बूरा। अलगर्दा के लिए बोला रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी, रोमसा महापार्श्वा और कृष्णमुखी आरएम के, रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी आपसे पूछे कौन सी जलोका तो अलगर्दा। तीन शुरुआत की मेरी एमपी हुई है, क्या है, अंजन चूर्ण वर्णा, पृथुशिरा पूछे तो कृष्णा, वर्मी मत्स्य और छिन्न उन्नत कुक्षी पूछे आपसे तो कौन सी, कर्बूरा। और रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी आरएम के, रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी जलोका पूछे तो कौन सी है, अलगर्दा। इसके अलावा इंद्रयुधा का दंश असाध्य होता है, इंद्रयुधा नामक जलोका का दंश कैसा होता है, असाध्य होता है। सामुद्रिका के लिए बोला विचित्र पुष्प आकृति की जलोका कौन सी, तो विचित्र पुष्प आकृति की कौन सी, सामुद्रिका, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और लास्ट वाली एमपी गोवर्षण के समान और अणुमुखी जलोका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अणुमुखी जलोका कौन सी, तो अणुमुखी जलोका कौन सी आपकी, सामुद्रिका। ये आपको याद रखना, कौन सी, गोचंदना। कृष्णा में पूछे तो अंजन चूर्ण वर्णी, पृथुशिरा पूछे तो कृष्णा, वर्मी मत्स्य और छिन्न उन्नत कुक्षी पूछे तो कर्बूरा, रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी आरएम के, या आपसे पूछे कृष्णमुखी पूछे तो कृष्णा नहीं है, कृष्णमुखी कौन सी है, अलगर्दा। रोमसा बहुत सारे रोम होते हैं, महापार्श्व जिसका पार्श्व बड़ा होता है, और कृष्णमुखी पूछे तो अलगर्दा। इंद्रयुधा का दंश जो होता है असाध्य होता है, और सामुद्रिका जो है विचित्र पुष्प आकृति, और लास्ट वाला वेरिएंट गो चंदना के लिए बोला कि वो वर्षण के समान, गोवर्षण के समान, और अणुमुखी जलोका आपसे पूछे कौन सी है तो आपकी कौन सी है, लास्ट वाली गोचंदन। ये तो हो गई आपकी कौन सी, सविश। निर्वीज जलोका भी 6 होती, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी और सावरिका। तो कपिला का जो लक्षण बतलाया गया डॉक्टर साहब, मनशिला और मूंग के समान, मनशिला और मूंग के समान जलोका कौन सी, तो कपिला। पिंगला में बोला रक्तवर्णी आशुगामी जलोका आपसे पूछे कौन सी, तो रक्तवर्णी आशुगामी जलोका कौन सी हो गई, पिंगला। मनशिला और मूंग के समान पूछे तो कपिला, रक्तवर्णी आशुगामी पूछे तो कौन सी, पिंगला। और ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार गाइड में लिखा है, यकृतवर्णी शीघ्रपायिनी, यकृतवर्णी शीघ्रपायिनी जलोका कौन सी, तो यकृतवर्णी शीघ्रपायिनी कौन सी हो गई, शंकुमुखी। फिर आती है अनिष्ट गंध वाली जलोका कौन सी है, तो मूषिका, अनिष्ट गंध वाली कौन सी है, मूषिका। मूंग के सदस्य दो है, मूंग के सदस्य आपकी कपिला भी और मूंग के सदस्य आपकी पुंडरीकमुखी भी है। और लास्ट साविरिका पूछो तो पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी पूछे, पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी पूछे तो कौन सी है, सावरिका। क्या देखा भाई, सबसे पहले आपकी कौन सी, कपिला। मनशिला और मूंग के समान पूछे कौन सी, तो मनशिला और मूंग के समान आपकी कपिला। रक्तवर्णी आशुगामी पूछे तो कौन सी है आपकी, पिंगला। यकृतवर्णी शीघ्रपायिनी पूछे तो कौन सी, शंकुमुखी। फिर इसके बाद में अनिष्ट गंध वाली मूषिका, मूंग के सदस्य दो हैं, कपिला भी मूंग के सदस्य, पुंडरीकमुखी भी मूंग के सदस्य। और पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी जलोका कौन सी है, तो पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी जलोका कौन सी है आपकी, लास्ट वाली कौन सी, सावरिका। तो ये जलो का टॉपिक मैंने देखा है आपको पूरा, एक बार फास्ट रिवीजन लेने के बाद में इसको टिक करते फिर हम जाएंगे सिरावेदी। क्या क्या देखा भाई, अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ जलोका है, पीत दुष्टि और रक्त में, तो जलोका का द्वारा रक्त मोक्षण कराते, कितना कराते, एक हस्त प्रमाण। जलोका प्राप्ति के स्थान पूछे तो कितने, 4, यौवन, पांडे, सहर, पोतन। शोध युक्त, शोध अगर विष युक्त अवस्था में हो तो रक्त मोक्षण किससे कराते, जलोका से।
जलोका का पानी 3-3 दिन में बदलना चाहिए, घड़ा कितने दिन में बदलना चाहिए? 7-7 दिन में। जलोका लगाने के लिए रक्त और दूध का प्रयोग, हटाने के लिए सेंधा लवण का प्रयोग, जलोका का वमन कराने के लिए तेल और सेंधा नमक, और जलोका की ग्लानि को दूर करने के लिए सरसप और रजनीगंधा का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में ये हमने देखी कृष्णा में, हमने देखा अंजन चूर्ण वर्णी पृथुशिरा पूछे तो आपकी कृष्णा, वर्मी मत्स्य छिन्न उन्नत पूछे तो करबूरा, रोमशा महापार्श्वा कृष्णमुखी पूछे तो अलगर्दा, इंद्रयुधा का दंश असाध्य होता है, सामुद्रिका विचित्र पुष्प आकृति की सामुद्रिका, और गोचंदना में हमने देखा कि गोवर्षण के समान अणुमुखी पूछे तो गोचंदन। अणुमुखी याद रखना कौन सी है? गोचंदन। कृष्णमुखी कौन सी है? अलगर्दा। छिन्न उन्नत पुक्षी कौन सी है? आपकी करबूरा। रोमसा महापार्श्वा कृष्णमुखी कौन सी हो गई? अलगर्दा। और कपिला में हमने देखी, कपिला जो है मनसिला और मूंग के समान तो कपिला। रक्तवर्णी आशुगामी पूछे तो आपकी कौन सी है? पिंगला। यकृत वर्णी शीघ्र पायनी पूछे तो शंकुमुखी। अनिष्ट गंध वाली मूषिका। और लास्ट हमने देखा मूंग के समान पुंडरीक मुखी। और पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी कौन सी है आपकी? कौन सी है भाई? लास्ट वाली सावरिका। तो इसको टिक कर लो, फिर हम जाएंगे सिरावेद में। पेज नंबर 12 पे देखिए जलोका के लिए, पेज नंबर 12 पे टिक करना। रक्त स्त्रावण की परम सुकुमार विधि जलोका है। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ जलोका है। शस्त्र अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्षार है। सविशेष विशेषण विषयुक्त स्रोत में विशेषकर किसके द्वारा रक्त मोक्षण कराना चाहिए? जलोका के द्वारा। विषाक्त जलोका का दंश होने पर चिकित्सा में टिक लेना, महागध पान का पान आलेप को नष्ट करते हैं। महागध पान का प्रयोग करते भाई। अगर विषाक्त जलोका का दंश हो तो क्या चिकित्सा? तो महागध पान का प्रयोग करते हैं। इंद्रायुधा नामक जलोका का दंश असाध्य होता है। जलोका का भोजन टिक कर लेना, सेवाल, कशेरुक और वल्लूर है। जलोका प्राप्ति के स्थान संख्या लिख लेना, 4 है। यवन, पांडे, सह और पोतन। जलोका प्राप्ति के स्थान पूछे तो कितने? 4। यवन, पांडे, सह और पोतन। फिर जलोका का पानी 3-3 दिन में, घड़ा 7-7 दिन में बदल लेना चाहिए। जलोका का ग्लानि हरणार्थ, ग्लानि को दूर करने के लिए सरसप और रजनीगंधा सुश्रुत के अनुसार और वाग्भट के अनुसार निशाकल्क, अवंती सौम्य, तक्रम हुआ है ना, तक्र का प्रयोग ये वाग्भट ने बतलाया है। और सरसप और रजनीकल्क का प्रयोग किसने बतलाया? सुश्रुत ने। ग्लानि हरणार्थ नीचे टिक करना, जलोका को लगाने के लिए घृत, दूध, रक्त आदि का प्रयोग करते हैं। सम्यक रूप से रक्त अवसेचन करती हुई जलोका अश्वखुर वदनानमी किसके लिए आया? जब जलोका आपने देखा वो खून पीती है तो ऐसा ऐसा होता है उसके अंदर, तो अश्वखुर वदनानम ये किसके लिए आया? जलोका जब ब्लड को प्लेटिंग करती है, ब्लड को चूसती है, तब ये इस प्रकार की उसमें आकृति देखी जाती है, अश्वखुर वदनानम। जलोका हटाने के लिए सेंधव लवण का प्रयोग करते हैं। जलोका हटाने के लिए सेंधव लवण नीचे टिक करना। जलोका में वमनार्थ तेल और सेंधा लवण, चारों पॉइंट आईएमपी। जलोका लगाने के लिए दूध, घृत का प्रयोग। जलोका हटाने के लिए सेंधव लवण, क्योंकि हम नॉर्मली हल्दी हमको याद रहती है हटाने के लिए सेंधव लवण। जलोका को वमन कराने के लिए तेल और सेंधव लवण। और जलोका की ग्लानि को दूर करने के लिए सरसप और रजनीगंधा का प्रयोग करता है। दुर्वांता जलोका किसको बोलते हैं? जो प्रॉपर वमन नहीं करे, जो उसने ब्लड पिया है उसको हम वापस बाहर निकलाते हैं, अगर वो प्रॉपर वमन नहीं करते उसको हम दुर्वांता जलोका। और दुर्वांता जलोका को होने वाली, ये जलोका को बीमारी होती है, जो जलोका प्रॉपर वॉमिट नहीं करती उसको जो व्याधि होती है उसको क्या नाम दिया है? इंद्रमद नाम दिया है ना। तो दुर्वांता असम्यक वमन से जलोका में उत्पन्न लक्षण को दुर्वांता जलोका कहते हैं। सम्यक वमन के पश्चात जलोका में उत्पन्न लक्षण को हम सम्यक वांता कहते हैं। दुर्वांता जलोका को होने वाले रोग को सुश्रुत ने इंद्रमद नाम दिया, वाग्भट ने उसको रक्तमता नाम दिया है। एक बार प्रयुक्त करने के बाद 7 दिन बाद में पुनः जलोका का प्रयोग हमको करना चाहिए। अब 12 प्रकार होते हैं, 6 सविश होते हैं और 6 निर्विष होते हैं। तो सविश में टिक कर लेना, कृष्णा, अंजन चूर्ण सदस्य और प्रथुशिरा, अंजन चूर्ण और प्रथुशिरा और कृष्ण वर्णी काले रंग की, कृष्ण मुखी पूछे तो अलगर्दा है, कृष्ण वर्णी, अंजन चूर्ण वर्णी और आपकी जो है प्रथुशिरा पूछे तो कृष्णा। करबूरा में टिक करना, वर्मी मत्स्य और प्लस करके लिख लेना छिन्न उन्नत कुक्षी,
वर्मी मत्स्य और छिन्न उन्नत कुक्षी जलों का कौन सी है? कर्बूरा। वर्मी मत्स्य और छिन्न उन्नत कुक्षी पूछे तो कर्बूरा। अलगर्दा में लिख लेना रोमसा, महापार्श्वा और कृष्णमुखी। कृष्णमुखी RMK, रोमसा, महापार्श्वा और कृष्णमुखी जलों का पूछे आपसे कौन सी है? तो रोमसा, महापार्श्वा और कृष्णमुखी जलों का कौन सी है आपकी? रोमसा, महापार्श्वा, कृष्णमुखी जलों का आपकी कौन सी है भाई? तो कौन सी जलों का है आपकी? रोमसा, महापार्श्वा, कृष्णमुखी, अलगर्दा। इंद्रयुधा जलोका का दंश असाध्य होता है। सामुद्रिका में विचित्र पुष्प आकृति टिक कर लेना। और गोचंदन वीर्यम की गोवर्षण वदम अधोभागम द्विधा आकृति, और प्लस करके लिख लेना अणुमुखी। कृष्णमुखी पूछे तो अलगर्दा, अणुमुखी पूछे तो कौन सी आपकी? गोचंदना। रोमसा, महापार्श्व, कृष्णमुखी पूछे तो अलगर्दा। वर्मी मत्स्य, छिन्न उन्नत कुक्षी पूछे तो कर्बूरा। अंजन चूर्ण वर्णी प्रतुशिरा पूछे तो कृष्णा। और अणुमुखी जलों का पूछे तो आपकी गोचंदन। इधर आ जाइए, निर्विष में टिक करना। निर्विष में टिक करो, कपिला टिक करना। मनसिला और मूंग के समान पूछे कौन सी है? तो मनसिला और मूंग के समान आपकी कौन सी है? कपिला। पिंगला में टिक करना। रक्तवर्णी आशुगामी। शंकुमुखी वेरियम पे ट्रिपल स्टार लगाना। यकृत वर्णी शीघ्र पायनी जलोका पे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो यकृत वर्णी शीघ्र पायनी जलोका कौन सी है आपकी भैया? यकृत वर्णी शीघ्र पायनी जलोका कौन सी हो गई आपकी? शंकुमुखी। मूषिका में टिक कर लेना। अनिष्ट गंध वाली जलों का आपसे पूछो कौन सी? तो मूषिका। पुंडरिक मुखी में टिक कर लेना। मूंग वाली दो है, कपिला भी मूंग के सदृश होती है और आपकी पुंडरिक मुखी भी मूंग के सदृश होती है। और लास्ट में टिक करना सावरिका। पशुओं में प्रयुक्त 18 अंगुल लंबी जलों का आपसे पूछो कौन सी है? तो सावरिका। ये आपका जलों का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम आगे जा रहे हैं कौन से? सिरावेद वाले टॉपिक। उसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ सिरावेद को, फिर उसको भी टिक कर लें। सिरावेद में हमको क्या याद रखना भाई कि किस बीमारी में सिरावेद कहाँ पे करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि गलगंड व्याधि में सिरावेद कहाँ पे करते हैं, तृतीय जोर में सिरावेद कहाँ करते हैं, चतुर्थक जोर में सिरावेद कहाँ करते हैं, यकृत वृद्धि में सिरावेद कहाँ पे करते हैं, प्लीहा वृद्धि में सिरावेद कहाँ पे करते हैं, तो कौन सी व्याधि में सिरावेद कहाँ पे करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि नासा रोग में सिरावेद कहाँ पे, नेत्र रोगों में सिरावेद कहाँ पे, तृतीय जोर में सिरावेद कहाँ पे, उन्माद में सिरावेद कहाँ पे, अपस्मार में सिरावेद कहाँ पे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिरावेद में सामान्य चीजें जो दी हुई है वो तो सब ठीक है कि भाई सिरावेद के काल कितने होते हैं, सिरावेद किसमें नहीं कराना है। तो जो आक्षेपक का रोगी हो, पक्षाघात का रोगी हो, श्वास काश का रोगी, उनमें सिरावेद नहीं कराते। आक्षेपक में, पक्षाघात में, श्वास में, काश में, ऐसे लोगों में आपको सिरावेद नहीं कराना है। लेकिन फिर भी इमरजेंसी कंडीशन हो, आत्तिक अवस्था हो, तो इन नियमों को आप भूल के सिरावेद करा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई इस कंडीशन में मेरे को कराना चाहिए इसको, तो आप इमरजेंसी हो तो करा सकते हैं। सिरावेद के काल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिरावेद के काल कितने होते हैं, तो सिरावेद के 3 काल होते हैं। और एक क्वेश्चन स्पेशली बन जाता है एग्जाम में कि हेमंत ऋतु में सिरावेद कब करना चाहिए, पूर्वाहन में, मध्याह्न में, अपराह्न में, संध्या में, रात्रि में, कब। तो 3 काल बतलाए गए। जब आकाश में बादल नहीं हो तब कराना है, तो वर्षा ऋतु में आकाश में बादल नहीं हो तब आपको कराना है, ग्रीष्म ऋतु में शीतल स्थान पे कराना। और हेमंत ऋतु से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम टाइम पे कि हेमंत ऋतु में सिरावेद कब निर्देशित होते हैं, हेमंत ऋतु में मध्याह्न में कब कराना। भाई हेमंत ऋतु में आपसे पूछे सिरावेद कब कराना है, तो मध्याह्न में कराना है, ठीक है। फिर इसके बाद सिरावेद का अधिकतम प्रमाण कितना होता है, तो सिरावेद का अधिकतम प्रमाण होता है 1 प्रस्थ। जो ब्लड आपको निकालना है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 प्रस्थ होना चाहिए। सुविद्ध सिरा किसको बोलेंगे कि भाई आपने सिरावेद किया तो एक मुहूर्त के पश्चात ब्लड आना ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सुविद्ध सिरा। एक मुहूर्त के पश्चात ब्लड का निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सुविद्ध सिरा। एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट के बाद में ब्लड लेटिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सुविद्ध सिरा, ठीक है।
और सिरावेद का अधिकतम प्रमाण पूछो तो कितना बतला है, एक प्रश्न। अब हमको जो मेन चीज इसमें याद रखना है कि किस व्याधि में सिरावेद कहाँ पे करना, वो आपको मैं याद करवाता हूँ, क्योंकि वही टफ चीज है। तो उसको हम जोड़े में याद करेंगे। जोड़े में क्या, मैं नीचे से लिख रहा हूँ, याद करने के लिए हम नीचे से याद कर रहे हैं उसको। अक्षी रोगों में, अक्षी रोग मतलब भाई नेत्र रोग में पूछे कहाँ पे सिरावेद कराते हैं, तो अक्षी रोग नेत्र रोगों में पूछे तो ये अपांग में कराना, कहाँ पे कराना भाई, पहले हम हेड से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं कि हेड वाली बीमारियां हो तो सिरावेद कहाँ पे कराना। तो अक्षी रोग हो, अक्षी रोग हो तो कहाँ पे कराना है, अपांग में। नासा के रोग हो, नासा के रोग हो तो नासा अग्र पे कराना, नासा के रोग हो तो कहाँ पे कराना है, नासा अग्र पे। कर्ण रोग हो तो कर्ण के चारों ओर, कर्ण रोग हो तो कर्ण के चारों ओर। फिर अगला आता उन्माद, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्माद में केस सीमंत और ललाट प्रदेश पर, उन्माद में कहाँ पे करते हैं, केस सीमंत और ललाट प्रदेश पर। और अपस्मार में कई बार क्वेश्चन आया है, तो अपस्मार में कहाँ पे करते हैं, अनुसंधि में, अपस्मार में अनुसंधि में। पहले में हमको ये 5 याद रखना, पहली बार में हमको ये 5 याद रखना, यही याद कर लेना, कुछ भी नहीं है भाई। नेत्र रोग है तो अपान में कराएंगे, नासा है तो नासा अग्र पे कराएंगे, कर्ण है तो कर्ण के चारों ओर कराएंगे, उन्माद है तो केस सीमंत, ये यहाँ पे केस सीमंत और संक केस सीमंत और ललाट प्रदेश पर। उन्माद में संक केस सीमंत और ललाट प्रदेश पर, उन्माद में और अपस्मार पे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपस्मार में हनुसंधि की सिरा में करते हैं, अपस्मार में कहाँ पे करते हैं, हनुसंधि की सिरा में करते हैं, दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेत्र रोगों में पूछो तो अपांग में, नासा में पूछो तो नासा अग्र, कर्ण में पूछो तो कर्ण के चारों ओर, उन्माद में पूछो तो केस सीमंत ललाट प्रदेश पर करते, अपस्मार में पूछो तो हनुसंधि की सिरा में करते। पहले 5 याद हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं आगे, आगे का जोड़ा जो हमारा है हम उसको देखते हैं। आगे हम जो जोड़ा देखने जा रहे हैं वो है आपका चतुर्थक जोड़, तृतीयक जोड़, बाहुशोष, पार्श्वशूल, प्रवाहिका और मूत्रवर्ती। अगला जोड़ा है आपका ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। अब चतुर्थक जोड़ में पूछे आपसे तो कहां पे कराते हैं भाई, स्कंध के नीचे, स्कंध मतलब कंधा, ये कंधे के नीचे कराना आपको, स्कंध के नीचे सिरावेद कराना है। जिसको चतुर्थक जोड़ की बीमारी हो, फीवर कौन सा है, चतुर्थक जोड़ आ रहा हो तो स्कंध के नीचे कराते हैं। तृतीयक जोड़ है तो त से त्रिक संधि में, तृतीयक जोड़ में कहां पे कराएंगे भाई, त से त्रिक संधि में कराएंगे। बाहुशोष में अवबाहुक में पूछे तो स्कंद के मध्य में, स्कंद के मध्य में, चतुर्थक जोड़ में स्कंद के नीचे कराते हैं। और बाहुशोष अवबाहुक में पूछे तो स्कंद के मध्य में कराते हैं। पार्श्वशूल में पूछे तो स्तन के और स्तनों के बीच में, स्तनों के बीच में पार्श्वशूल में। प्रवाहिका, प्रवाहिका कहाँ की व्याधि भी, गुदा की है तो श्रोणी के चारों ओर, प्रवाहिका में श्रोणी के चारों ओर करते हैं, श्रोणी के चारों ओर। और मूत्रवृद्धि कहाँ की व्याधि, स्क्रोटम की, वृषण की, तो इसमें वृषण के दोनों ओर, वृषण के दोनों ओर। क्या है भाई, चतुर्थक जोड़ में पूछे तो स्कंद के नीचे, तृतीय जोड़ में पूछे तो त से त्रिक संधि में, बाहुशोष वाहक में पूछे तो स्कंद के मध्य में, स्कंद के नीचे, त्रिक संधि में, स्कंद के मध्य में। पार्श्वशूल में पूछे तो स्तनों के मध्य में, प्रवाहिका में पूछो तो श्रोणी के चारों ओर, मूत्रवृद्धि में पूछो तो वृषण के दोनों ओर। प्रवाहिका में पूछो तो श्रोणी के चारों ओर और मूत्रवृद्धि में पूछो तो वृषण के दोनों ओर करते हैं। ये 5-6 का जोड़ा हो गया। अब बचा हमारा अगला जोड़ा। अब अगले जोड़े में हम देखें क्या, तो भाई यकृत वृद्धि, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, गलगंड, गर्दशी और अपची। ये लास्ट जोड़ा हमारा यकृत वृद्धि। यकृत किधर होता है भाई,
राइट साइड में, तो राइट साइड की कर्पूर संधि में करेंगे, यकृत वृद्धि में राइट साइड की एल्बो जॉइंट में, राइट साइड की कर्पूर संधि में करते हैं, इसमें यकृत वृद्धि में राइट साइड में होता है। प्लीहा आपका जो स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो इसमें लेफ्ट साइड की कपूर संधि में, लेफ्ट साइड की कपूर संधि में प्लीहा वृद्धि में, राइट साइड की कपूर संधि में यकृत वृद्धि में, जो जिस साइड है, यकृत राइट साइड में तो राइट साइड की कपूर संधि में, प्लीहा स्प्लीन आपका लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड की कपूर संधि में। गलगंडा पे कई बार क्वेश्चन पूछते थे, गलगंडा में सिरा में कहां पे करते हैं, तो उरुमूल की सिरा में। गलगंडा में पूछे तो कहां पे करते हैं, उरुमूल की सिरा में करते हैं। गलगंडा में कहां पे करते हैं भाई, उरुमूल की सिरा में। गर्दशी में पूछे तो जानु से 4 अंगुल ऊपर करते हैं या 4 अंगुल नीचे करते हैं, जानु से 4 अंगुल ऊपर या फिर 4 अंगुल नीचे। गर्दशी में, गर्दशी मतलब साइटिका, साइटिका में सिरावेद करना है आपको, तो जानु से 4 अंगुल ऊपर करते हैं या 4 अंगुल नीचे करते हैं। और अपची में पूछे तो अपची में, अपची मतलब नीचे, इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे करते हैं, इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे करते हैं, इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे। ये हमारा मेन सिरावेद हमको देखना है। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले तो आक्षेपक में, पक्षाघात में जो श्वास कास आदि व्याधियों में सिरावेद नहीं करना, ठीक है। फिर हमने देखा कि सिरावेद के काल कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें हेमंत ऋतु में आपसे पूछे सिरावेद कब करना, तो हेमंत ऋतु में सिरावेद आपको कब करना है भाई, मध्याह्न में करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा आगे, तो हम लोगों ने आगे क्या देखा, हेमंत ऋतु में तो मध्याह्न में करना है। सिरावेद का अधिकतम प्रमाण कुछ तो 1 प्रस्थ। सुविद्ध सिरा किसको बोलेंगे, जिसमें ब्लड ऑटोमेटिक 1 मुहूर्त 48 मिनट के बाद में ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसको हम सुविद्ध सिरा कहते हैं। फिर सिरावेद किन किन व्याधियों में कहाँ कहाँ करना है, तो हमने सबसे पहले हेड की व्याधियां देखी। नेत्र रोगों में पूछे तो नेत्र में कहाँ पे करना है, अपांग में, कर्ण में कर्ण के चारों ओर, नासा में नासा अग्र पर, उन्माद कहाँ की बीमारी, पागलपन सिर की बीमारी, तो उन्माद में केस सीमंत और ललाट पर, अपस्मार भी सिर की बीमारी, अपस्मार में कहाँ पे करते हैं, हनुसंधि की सिरा में। तो ये पहले 5 का जोड़ा हमने देखा। फिर हमने देखा चतुर्थक जोड़ में स्कंद के नीचे, तृतीयक जोड़ में तस त्रिक संधि में, बाहुसो सौबाहुक में पूछे तो स्कंद के मध्य में, और पार्श्व शूल में पूछे तो स्तनों के मध्य में। और इसके अलावा हमने देखा प्रवाहिका श्रोणी की व्याधि है तो श्रोणी की चारों ओर, मूत्र वृद्धि हाइड्रोसिल वृषण की बीमारी है तो वृषण के दोनों ओर, यकृत वृद्धि में राइट साइड के एल्बो जॉइंट में, प्लीहा वृद्धि में लेफ्ट साइड के एल्बो जॉइंट में। और हमने देखा इसके अलावा गर्दशी में पूछे तो जानु से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे, गलगंडा में पूछे तो उरुमूल की सिरा में, और अपची में पूछे तो इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे करते हैं। इसके अलावा दुष्ट वेद की संख्या पूछ लेते हैं कि दुष्ट वेद के प्रकार कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। सिरावेद में परिहार काल कितना होता है, तो सिरावेद में परिहार काल 1 महीने का होता है। दुष्ट वेद मतलब प्रॉपर आपने जिसमें वेद सही से करना था वो वेद सही से नहीं किया, मतलब दुष्ट वेद किया, तो दुष्ट वेद के प्रकार पूछे तो 20 है। सिरावेद में परिहार काल पूछे तो 1 माह का बतलाया, सिरावेद में परिहार काल कितने माह का है, 1 माह का। और रक्त रोकने की 4 उपाय है, स्कंदन, संधान, पाचन और दहन। स्कंदन किससे करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संधान किससे करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चंद्रकांत, संधान किससे करते हैं, चंद्रकांत नहीं है, लोकेंद्र सर संधान किससे करते हैं, हिम से। चंदन किससे करते हैं, क्या सर, हिम से करते ना। संधान पूछा था मैंने पहले तुम। अच्छा, पहले संधान कसाई से करते थे। हाँ, स्कंदन किससे करते हैं, हिम से। संधान किससे करते हैं, कषाय से। पाचन किससे करते हैं भाई, भस्म से। और दहन अग्नि से करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि रक्त स्तंभन के उपाय कितने हैं, तो रक्त स्तंभन के 4 उपाय हैं, स्कंदन, संधान, पाचन और दहन। स्कंदन कराना है ब्लड रोकने के लिए तो ठंडी चीजें आइस बैग का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं। संधान करने के लिए संधान किस द्रव्य से किया जाता है, रक्त स्तंभन उपायों में संधान कर्म किससे करते हैं, कसाई से करते हैं। पाचन किससे किया जाता है, तो भस्म से किया जाता है। और सबसे श्रेष्ठ होता है आपका दहन, दहन किससे करते हैं, अग्नि से।
ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर देखना है सिरावेद में। तो आज ये सिरावेद को टिक कर लेते हैं। सिरावेद में टिक करना, सिरावेद का निषेध किस किस में है भाई? तो सिरावेद का निषेध टिक करना उपवास में, काश श्वास में, प्रवर्त ज्वर में, पक्षाघात में, आक्षेपक में, इनमें आपको सिरावेद नहीं कराना है। अत्यधिक अवस्थाओं में अवैध सिराओं का भी वेद्य किया जा सकता है। अब सिरावेद का प्रमाण आपको मांसल प्रदेश में करना है, तो किस प्रकार का शस्त्र लेना है? तो मांसल प्रदेश में यव मात्र भीम और अस्थि प्रदेश में अगर जाना है सिरावेद करने और डीप में जाना है तो शस्त्र पतला हो जाएगा, तो अर्ध यव मात्र और कुठारी का। मांसल प्रदेश में यव मात्र भ्रीमुख से करते हैं और अस्थि प्रदेश में अर्ध यव मात्र कुठारी का शस्त्र से आपको सिरावेद करना चाहिए। सिरावेद के काल की संख्या लिख लेना, 3 होती है। व्यभ्र वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल नहीं हो तब कराना चाहिए आपको। ग्रीष्म ऋतु में ठंडे स्थान पे कराइए, शीतल स्थान पर। और हेमंत ऋतु पर ट्रिपल स्टार लगाना। हेमंत ऋतु में सिरावेद कब कराया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वा में कराते, अपराह में कराते, मध्याह्न में कराते, कब? तो हेमंत ऋतु में आपको सिरावेद कब कराना? मध्याह्न में कराना। देन इसके बाद में टिक करना सिरावेद का निषेध 16 वर्ष से कम या 70 वर्ष से ऊपर वालों में सिरावेद नहीं कराते हैं। सुविध सिरा वेरिएंट इसमें टिक कर लेना, स्टार लगा लेना कि एक मुहूर्त पश्चात रक्त स्त्राव ऑटोमेटिक बंद हो जाए। आपने किसी पेशेंट का सिरावेद किया और ब्लीडिंग होती रही और एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट के बाद में अगर ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो उसको हम सुविध सिरा कहते हैं। सिरावेद में प्रथम दृष्टांत या उपमा किससे दी गई है? तो कुसुम पुष्प से जिस प्रकार पित्त का स्त्राव होता है उसी प्रकार हमारे सिराओं से रक्त का स्त्राव होता है। कुसुम पुष्प से जिस प्रकार पित्त का स्त्राव होता है उसी प्रकार हमारी सिराओं से रक्त का स्त्राव भी होता है। फिर रक्त मोक्षण का अधिकतम प्रमाण टिक लेना, एक प्रश्न होता है। यदि रक्त अधिक दूषित हो तो 15 दिन के बाद पुनः रक्त मोक्षण करना चाहिए। यदि रक्त अधिक दूषित हो तो 15 दिन के पश्चात पुनः रक्त मोक्षण हम उसका करा सकते हैं। अब जो सिरावेद किस व्याधि में कहां पे करना है, नीचे से आप टिक करना। पहली 5 व्याधियां नीचे से टिक करना 18 नंबर से। तिमिर में, अक्षी रोगों में, अपान प्रदेश में करते हैं। नासा रोगों में नासा अग्र पे करते हैं। कर्ण रोगों में कर्ण के ऊपर चारों ओर करते हैं। उन्माद में केस सीमंत ललाट पे करते हैं और अपस्मार में हनुसंधि में। पहले 5 नेत्र रोगों में पूछे तो अपान में, कर्ण रोगों में पूछे तो कर्ण के चारों ओर, नासा रोगों में पूछे तो नासा के अग्र पर, उन्माद में पूछे तो केस सीमंत ललाट पे करते हैं और अपस्मार में पूछे तो हनुसंधि के सिरा में। अपस्मार और उन्माद पे ट्रिपल स्टार लगाना। उन्माद में और अपस्मार में कहां पे करते हैं भाई? उन्माद में केस सीमंत कौन पूछ रहा भाई? रिकॉर्डिंग आप हो गई क्या? तो ये हमने देखा नीचे के 5 में। फिर अगले 5 देखिए। चतुर्थक जोर में पूछो तो स्कंद के नीचे करते हैं। तृतीय जोर में त्रिक संधि में, बाहुसोसा उभाउक में कंधे के मध्य मतलब स्कंद के मध्य में। तृतीय जोर में पूछो तो त्रिक संधि में। चतुर्थक जोर में पूछो तो स्कंद के नीचे और बाहुसोसा उभाउक में पूछो तो स्कंद के मध्य में। पार्श्व शूल में टिक लेना, स्तन और कक्षा के मध्य में। मूत्रवृद्धि में वर्षण के दोनों ओर और प्रवाहिका में श्रोणी के चारों। ये बात का जोड़ा। सेकंड जोड़े में हमने क्या देखा भाई? चतुर्थक जोर में पूछे तो स्कंद के नीचे, तृतीय जोर में पूछे तो त्रिक संधि में, आपका जो है बाहुसोस अवभाव में पूछे तो स्कंद के मध्य में, पार्श्व शूल में पूछे तो स्तन और कक्षा के मध्य में। फिर इसके बाद में हमने देखा मूत्रवृद्धि में वृषण के दोनों ओर और प्रवाहिका में श्रोणी के चारों ओर करता है। ये आपका अगला जोड़ा। फिर लास्ट जोड़ा टिक करना, यकृत वृद्धि में टिक लेना दक्षिण बाहु की कर्पूर संधि में, राइट हैंड की कर्पूर संधि में यकृत वृद्धि में। और प्लीहा वृद्धि में टिक लेना वाम बाहु की कर्पूर संधि में या कनिष्ठिका और अनामिका उंगली के मध्य में भी करते हैं। वाम बाहु की कर्पूर संधि में, प्लीहा वृद्धि में, दक्षिण बाहु की कर्पूर संधि में, यकृत वृद्धि में। गलगंडा में टिक लेना उरुमूल की सिरा में करते हैं। गलगंडा में उरुमूल की सिरा में। गर्दसी में जानु से 4 अंगुल ऊपर करते हैं, 4 अंगुल नीचे करते हैं। अपची में इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे करते हैं। लास्ट जोड़ा। लास्ट जोड़े में हमने क्या देखा? यकृत वृद्धि में पूछे, यकृत वृद्धि में पूछे तो राइट हैंड की कर्पूर संधि।
इधर पूछे आपसे क्रियावृद्धि में तो लेफ्ट हैंड की कर्पूर संधि और कनिष्ठिका और अनामिका उंगली के मध्य करते हैं। वो गलगंडा में पूछे तो उरुमूल की सिरा में करते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा त्रयोदशी में पूछे तो जानु से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे करते हैं, और अपची में पूछे तो इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे करते हैं। लास्ट बचे 2, लास्ट के 2 का जोड़ा टिक करना है। कोष्ठुशीर्ष, खंजता और पंजता। कोष्ठुशीर्ष की व्याधि हम लोगों ने काय चिकित्सा में भी देखी थी। ये आपकी नी जॉइंट की व्याधि है। नी जॉइंट में की व्याधि है जिसके अंदर श्रगालवश शोथ हो जाए नी जॉइंट में। जानु संधि में उसको हम कोष्ठुशीर्ष कहते हैं। कोष्ठुशीर्ष और खंजता पंजता हो, लंगड़ापन हो, लूलापन हो, तो उसके अंदर गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करते हैं। कोष्ठुशीर्ष, खंजता पंजता में पूछे तो गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करते हैं। और लास्ट में टिक करना, ऊपर टिक करना विचर्चिका, वात रक्त और वात कंटक में। विचर्चिका, वात रक्त और वात कंटक में पूछे तो छिद्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर करते हैं। वात रक्त में, विचर्चिका में, वात कंटक में पूछे तो छिद्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर करते हैं। कोष्ठुशीर्ष, खंजता पंजता में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करते हैं। नीचे टिक करना। दुष्ट वेद के प्रकार 20 होते हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं वो टिक कर लेना। दुर्विद्ध, अतिविद्ध, कुचित, पिचित, कुटित, धेनुक। दुर्विद्ध, अतिविद्ध, कुटित, पिचित, धेनुक, ये दुर्विद्ध के प्रकार पूछे। ये दुष्ट वेद के प्रकार आपको संख्या याद रखना 20 होती है। अवैध सिराएं 98 होती है। अवैध सिराओं को वेद करने से विकलता और मरण होती है। अवैध सिराएं 98 होती है। अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? एनाटॉमी के अंदर, जिसमें शाखाओं में कितनी होती है, मध्य शरीर में कितनी होती है, रुदु जत्रुगत कितनी होती है ना। तो कुल अवैध सिराएं 98 होती है। टोटल सिराओं की संख्या कितनी होती है? 700, है ना। तो ये एनाटॉमी का टॉपिक है, वहां पूरा सिराओं में पूरा देखेंगे कहाँ कितनी सिराएं होती, मूल सिराएं कितनी होती है, सिराओं का उद्गम स्थल चरक ने क्या माना, सुश्रुत ने माना क्या माना, काश्यप ने क्या माना, ये सारी एनाटॉमी का टॉपिक है। तो यहाँ पे टिक कर लेना, अवैध सिराओं को वेद करने से उपद्रव, विकलता तथा मरण। सिरावेद के पश्चात परिहार काल वेरिया एमपी कितना होता? तो सिरावेद के पश्चात परिहार काल कितना होता भाई? सिरावेद के पश्चात परिहार काल 1 माह का होता है। सिरावेद के पूर्व आहार, जैसे अग्निकर्म के पहले हमको पिच्चल आहार देते हैं, रक्त मोक्षण के पहले कैसा आहार देते हैं? यवागुपान कराते हैं। वैसे ही सिरावेद के पहले कैसा आहार देना चाहिए? तो सिरावेद के पहले द्रव, अन्न तथा यवागु, रक्त मोक्षण के पहले यवागु पानी, द्रव लिक्विड आहार और यवागु आपको कराना है। किसमें? सिरावेद से पहले। रक्त मोक्षण में दे आहार टिक लेने, नाति उष्ण शीत स्निग्ध ईशत अम्ल युक्त अथवा अम्ल रहित। रक्त मोक्षण के पश्चात उसको जो आहार देते हैं, ना अति उष्ण शीत होना चाहिए, ना अधिक खट्टा होना चाहिए, और ना एकदम अम्ल रहित भी नहीं होना चाहिए। ईशत अम्ल युक्त, थोड़ा हल्का खट्टा फुट्टा आहार उसको खिलाना चाहिए। और यहाँ पे लिख लेना, रक्त मोक्षण के पश्चात अग्नि की रक्षा करना चाहिए। रक्त मोक्षण में रक्षा किसकी करना चाहिए? तो रक्त मोक्षण में हमको रक्षा किसकी करना चाहिए? अग्नि की। लिख लेना, रक्त मोक्षण में रक्षा अग्नि की करना चाहिए। रक्त स्त्राव रोकने के उपाय 4 हैं। स्कंदन, सबसे पहला स्कंदन, इसको हिम से कराते हैं। दूसरा है संदान, इसको कषाय से कराते हैं। तीसरा है पाचन, इसको भस्म से करते हैं। और लास्ट है दहन। और सर्वश्रेष्ठ पूछे क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? दहन। स्कंदन से श्रेष्ठ संदान, संदान से श्रेष्ठ पाचन, और पाचन से श्रेष्ठ क्या होता है? दहन। स्कंदन हिम से करते हैं, संधान कषाय से करते हैं, पाचन आपका किससे करते हैं? पाचन भस्म से करते हैं, और दहन अग्नि से करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूछो तो दहन है। स्कंदन से श्रेष्ठ संधान, संधान से श्रेष्ठ पाचन, पाचन से श्रेष्ठ दहन। तो ये सिरावेद वाला टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्या क्या मैंने बोर्ड पे भी समझा दिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला टॉपिक आता है आपका, सिरावेद हो गया, रक्त मोक्षण हो गया। अब आता है वर्णशोध। ये टॉपिक भी आईएमपी है। वर्णशोध के जो 7 उपक्रम बतलाए गए, और वर्णशोध की जो 3 अवस्थाएं होती वो सबसे महत्वपूर्ण है। आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्वावस्था। जब भी कोई हमारे बॉडी के अंदर वर्ण बनता है तो पहले वर्णशोध होता है, इन्फ्लामेशन होता है, फिर एब्सेस होती है, और एब्सेस के बाद में वुंड होता है। डायरेक्ट वुंड नहीं होता। वुंड होने से पहले 2 प्रक्रियाएं होती है जिसको हम वर्णशोध इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन के बाद एब्सिस बनता है, और एब्सिस के बाद में जो बनता है उसको हम वुंड कहते हैं। तो अभी हम पहली अवस्था में वर्णशोध, विद्रदी और वर्ण, ये तीनों चीज हम लोगों को देखना है। तो पहले मैं वर्णशोध आप लोगों को थोड़ा बोर्ड पे दिखा देता हूँ, फिर हम इसको टिक कर लेंगे।
तो वर्णशोध के प्रकार पूछे तो 6 होते हैं, है ना। वर्णशोध के प्रकार जो होते हैं भाई, पहले वर्णशोध होता है। वर्णशोध जो होता है इसको हम इंफ्लामेशन कहते हैं। इसके बाद में विद्रति होती है और विद्रति के बाद वर्ण बनता है। तो अभी हम पहली स्थिति देख रहे हैं वर्णशोध। तो वर्णशोध के प्रकार पूछे तो 6 हैं। प्रकार कितने हैं? 6। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। वर्णशोध के प्रकार कितने? 6। इन पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। अब वर्णशोध की अवस्थाएं कितनी होती है? तो वर्णशोध होने से पहले 3 अवस्थाओं से गुजरता है। आम अवस्था, पच्यमान अवस्था। तो एक एक के लक्षण देखते जाते हैं। वर्णशोध होता है तो वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था होती है आम अवस्था। आम अवस्था में क्या बतलाया गया भाई? आम अवस्था में बतलाया गया है कि एमएमएस मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोकता, अल्प शोकता और अल्प शोकता। एमएमएस में आपका मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोकता, अल्प शोकता पूछे किस अवस्था के लक्षण है? तो मंद वेदना, पेन बिल्कुल कम होगा। आम अवस्था मतलब अभी बिल्कुल आपको चोट लगी है तो तत्काल ज्यादा दर्द नहीं होता, वो हम पकने लगता है। जब पच्यमान अवस्था आती है, जब चटके मारने लगता है, तब हमको समझ में आती है कि यार मामला गड़बड़ हो गया है अपना। तो पहले जब चोट लगती तो मालूम भी नहीं पड़ता है, और आदमी खासकर पिया हो तो उसको पता भी नहीं चलता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आम अवस्था में मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोकता, अल्प शोकता, ये लक्षण कुछ किस अवस्था के हैं? तो मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोकता, अल्प शोकता लक्षण पूछे तो आम अवस्था के। इस पे क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। पच्यमान अवस्था पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। पच्यमान अवस्था के लक्षण क्या होते हैं? पच्यमान अवस्था के लक्षण क्या होते हैं भाई? ये वेरी एमपी सूची अभिरेव तुदियत है। सुई चुभाने के समान पीड़ा होने लगती है हमको, ऐसे चट 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 सुई चुभाने के समान पीड़ा होती है। सूची अभिरेव तुदियत। पिपली का भी चीटियां का चल रही हो, जैसे के अंदर चीटियां चल रही हो ऐसा भी लगने लग जाता पच्यमान अवस्था में। पिपली का भी। पच्यते दह्यते पच्यते यु अग्निक्षाराभ्यम, दह्यते पच्यते यु अग्निक्षाराभ्यम, ऐसा लगता है जैसे कि दहा जलन हमको हो रही, वो छाप लगाने के समान जलन हो रही। दह्यते पच्यते यु अग्निक्षाराभ्यम। और वृश्चिक दंशवत वेदना, ये किस अवस्था का लक्षण है? तो वृश्चिक दंशवत वेदना, बहुत बिच्छू काटता तो बहुत हमको पेन बहुत भयंकर होता है। जिन लोगों ने अगत तंत्र पहले पढ़ लिया है, मैंने पढ़ाया था, तो वृश्चिक के प्रकार अगत तंत्र में कितने बतलाए गए हैं डॉक्टर तेजस्वी? वृश्चिक के प्रकार कितने हैं? तो शायद 3 है, मृदु मध्यम और तीक्ष्ण करके थे। मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। मंद विष, मध्य विष और तीक्ष्ण विष वाले। मंद विष वाले कितने वृश्चिक होते हैं? सर शायद 12, 3 और 15। मंद विष वाले वृश्चिक जो बिच्छू होते हैं कितने? 12। मध्यम वाले कितने? 3। और तीक्ष्ण विष वाले बिच्छुओं की संख्या कितनी? 15। टोटल प्रकार 3, कुल संख्या पूछे तो 30। और इसमें भी हमने इनके उद्भव देखे थे कि उद्भव कैसा हुआ है। तो गाय के गोबर आदि से आपके मंद वाले बने। ईंट से, लकड़ी से जो उत्पन्न होते हैं वो कौन से? मध्यम वाले। और जो खेत में सर्प की केचली आदि से जो उत्पन्न होते हैं वो कौन से? तीक्ष्ण। तो वहां पे हम लोगों ने पूरा वृश्चिक देखा था, जिन लोगों को अगत तंत्र हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, छाप लगाने के समान पीड़ा होती है, चीटियां चलने के समान पीड़ा होती है, सुई चुभाने के समान पीड़ा होती है। वेरी एमपी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्थान सही ने शून्य शांति,
किसी भी स्थान पे उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। स्थान शयनेषु न शांति, स्थान शयनेषु न शांति, स्थान शयनेषु न शांति, स्थान शयनेषु न शांति भी आपसे पूछे लक्षण किसका है, तो पच्यमान अवस्था का। आम अवस्था में हमने देखा मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोकता, अल्प शोकता आम अवस्था के लक्षण। सुई चुभाने के समान पीड़ा, चिड़िया चलने के समान पीड़ा, छार लगाने के समान जलन, वृश्चिक दंशवत वेदना, स्थान शयनेषु न शांति, ये लक्षण पूछे तो किसके, पच्यमान अवस्था। और तीसरी अवस्था अभी हमारी वो है पक्वावस्था। अब पक जाता है, जब पक रहा होता है तब ज्यादा तकलीफ होती, पकने के बाद में तकलीफ कम हो जाती है। तो पक्वावस्था में बोला है वेदना शांति, अब इसमें पेन जो था वो कम हो जाएगा, वेदना शांति। मुरु मुरु तोद, मुरु मुरु तोद ये लक्षण पूछते हैं किसका है, तो मुरु मुरु तोद पक्वावस्था का लक्षण है, वेदना शांति कुछ तो पक्वावस्था का लक्षण है। और वल्ली प्रादुर्भाव, इससे भी क्वेश्चन कई बार आया कि वल्ली प्रादुर्भाव में लक्षण भी किसका है, तो वेदना शांति, मुरु मुरु तोद, वल्ली प्रादुर्भाव और भक्त अभिकांक्षम, भक्त अभिकांक्षम, ये चारों लक्षण आपके किसके हैं, पक्वावस्था के। वेदना शांति, मुरु मुरु तोद, वल्ली प्रादुर्भाव और भक्त अभिकांक्षम, भूख लगने लग जाती पेशेंट को। ये चारों लक्षण किसके हैं, आपके पक्वावस्था के। याद रखना है आपको, वल्ली प्रादुर्भाव पूछ ले किसका लक्षण, पक्वावस्था का। स्थान शयनेषु न शांति, पच्यमान अवस्था का। मंद वेदना, मंद उष्णता पूछे तो आम अवस्था का लक्षण। तो ये वल्ली प्रादुर्भाव, मुरु मुरु तोद, वेदना शांति, भक्त अभिकांक्षम लक्षण पूछे किसके हो गए, पक्वावस्था के। तो ये वर्ण शोध की तीन अवस्थाओं को जो नहीं जाने, जो वर्ण शोध की तीन अवस्थाओं को नहीं जानता है उसको आचार्य सुश्रुत ने कहा है भाई, उसको कहा है तस्कर। तस्कर मीन्स चोर। जिसने आयुर्वेद पढ़ा है और आयुर्वेद में तीन अवस्थाओं को जिसने नहीं पढ़ा है उसको क्या नाम दिया गया, तस्कर या चोर कहा गया। ठीक है। फिर इसके बाद में बोला कि जो आम सोप को चीरे, आपको इंसिजन लगाना है, पकवा में लगाना भाई, जब पकाई नहीं उसके पहले ही साइज कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आम सोप को चीरे और पक्व सोप की उपेक्षा कर, जब पक्व में चीरा लगाना था तब तो लगाया नहीं और आम सोप में लगा दे, तो आम सोप को जो चीरे और पक्व सोप की जो उपेक्षा करे उसको बोला है सोपच, चांडाल। क्या बोला है, सोपच शब्द किस लिए प्रयोग किया, तो चांडाल के लिए। तस्कर शब्द किसके लिए किया, चोर के लिए। अब जो महत्वपूर्ण चीज आती है इसके अंदर वो है वर्ण शोध चिकित्सा के जो 7 उपक्रम है, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा कि भाई वर्ण शोध चिकित्सा का चतुर्थ उपक्रम कौन सा। तो कौन सा है भाई वर्ण शोध चिकित्सा का चतुर्थ उपक्रम कौन सा है, कौन सा है भाई, श्याम, डॉक्टर श्याम जाट। पाटन पाटन। वर्ण शोध चिकित्सा के 7 उपक्रम बतलाए। आदो विमलापनम कुरिया, द्वितीय अवशेषणम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाटन, पंचम शोधनम, षष्टम रोपणम, सप्तम व्यग्रता। कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ण शोध की चिकित्सा का तृतीय उपक्रम कौन सा है, चतुर्थ उपक्रम कौन सा है, द्वितीय कौन सा, छठा कौन सा, सातवां कौन सा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम उपक्रम क्या है, आदो विमलापनम। पहला उपक्रम क्या बोला, विमलापन। द्वितीय अवशेषणम, द्वितीय उपक्रम पूछे तो कौन सा है, अवशेषणम। तृतीय उपक्रम पूछे तो उपनाह, उपनाह मतलब उल्टीस। चतुर्थ उपक्रम पूछे तो पाटन। पंचम उपक्रम पूछे तो शोधन। षष्टम उपक्रम पूछे तो रोपण और सप्तम उपक्रम पूछे सातवां तो व्यग्रतापन। सातवां कौन सा है, व्यग्रता। आदो विमलापनम कुर्यात्, द्वितीय अवशेषणम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाटन, पंचम शोधन, षष्टम रोपणम, सप्तम व्यग्रतापन। तो वर्ण शोध के 7 उपक्रम आपको क्रम से याद होना चाहिए। तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा छठा कौन सा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण शोध के उपद्रव जो है चरक ने 7 माने हैं, सुश्रुत ने 9 माने। सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माना, हिक्का और कास को एक्स्ट्रा मान करके सुश्रुत ने वर्ण शोध के उपक्रम कितने माने हैं, 9। चरक ने वर्ण शोध के उपक्रम कितने माने, 7। ये सारी चीजें हमको वर्ण शोध में मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो वर्ण शोध की जो 3 अवस्था है,
वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं कि वृश्चिक दंशवत वेदना, स्थान सैनेषु न शांति, पिपली चींटियां चलने के समान पीड़ा होना किस अवस्था के लक्षण, वल्ली प्रादुर्भाव मुरु मुरुतोदी किस अवस्था के लक्षण। तो जो 3 अवस्थाएं वो सबसे महत्वपूर्ण, और वर्ण शोध चिकित्सा के जो 7 उपक्रम वो भी महत्वपूर्ण, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप टिक करो, फिर हम जाएंगे विद्रदी में। तो इसमें टिक करना भाई। वर्ण शोध में आ जाएंगे। वर्ण शोध की सामान्य संप्राप्ति, जो षड्विध क्रियाकाल का वर्णन आया है वो वर्ण प्रश्न अध्याय में 21 में षट क्रियाकाल का वर्णन है। संचय प्रकोपम प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदम च यो व्यक्ति दोषानाम भवेद भीषक, ये वर्णन जो है षट क्रियाकाल का सुश्रुत ने किया है, वर्ण प्रश्न अध्याय में किया है। ये दोषज वर्ण की अवस्थाएं जो होती है वो पहले वर्ण शोध होता है, फिर विद्रदी होती है और फिर वर्ण होता है। वर्ण शोध के भेद पूछे तो 6 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। और वर्ण शोध की अवस्थाएं 3 होती है, महत्वपूर्ण है। वेरी एम पे ट्रिपल स्टार लगाना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो आम शोध की अवस्था में टिक कर लेना, मंद उष्णता, त्वक सवर्णता, शीत शोभता, मंद वेदना और अल्प शोभता। एमएमएस मंद वेदना, मंद उष्णता, शीत शोभता, अल्प शोभता और त्वक सवर्णता। एमएमएस, एम से आपका मंद वेदना, मंद उष्णता, एस से शीत शोभता, अल्प शोभता और त्वक सवर्णता, ये आम अवस्था के लक्षण है। पच्यमान अवस्था में सूची अभिरेव तुदीयते मतलब सुई चुभाने के समान पीड़ा, पिपली का भी चिड़िया चलने के समान पीड़ा, शस्त्रेण दह्यते पच्यते चयु अग्नि छाराभ्याम, दहा और छार लगाने के समान पीड़ा होती है। वृश्चिक दंशवत वेदना और स्थान सैनेषु न शांति, सारे ही महत्वपूर्ण, एक भी नहीं छोड़ सकते। सुई चुभाने के समान पीड़ा, चिड़िया चलने के समान पीड़ा, छार लगाने के समान जलन, वृश्चिक दंशवत वेदना, स्थान सैनेषु न शांति, ये लक्षण है आपकी पच्यमान अवस्था के। पक्व अवस्था के लक्षण में टिक करना है वेदना शांति, पांडुता, वल्ली प्रादुर्भावम, मुरुमुरुतोद और भक्त विकांक्षम। क्वेश्चन का प्रकार ये भी आ सकता है कि निम्न में से पक्वशोथ अवस्था का लक्षण नहीं है। 3 ऑप्शन डाल देगा, मुरुमुरुतोद, वेदना शांति, भक्त विकांक्षम, चौथा ऑप्शन डाल देगा स्थान सैनेषु न शांति। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप नीचे आ जाइए। कफज पक्वशोथ के लक्षण आम शोथ के समान होते हैं। हाँ सर, वल्ली प्रादुर्भाव का मतलब क्या है? वल्ली मतलब कि जब घाव, आपने देखा होगा जो चमड़ी रहती है वो चमड़ी बिल्कुल घाव के अंदर भरने लग जाता है, वल्लियां बनने लग जाती है। वल्ली प्रादुर्भाव जैसे आपने देखा होगा कि वल्ली प्रादुर्भाव उदर रोग में भी हमने देखा था, मतलब एक प्रकार की लाइनिंग टाइप का अंदर जो आपका इंफ्लामेशन हुआ, जो घाव हुआ है वो पक जाता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी इस टाइप से जो है चमड़ी जो होती, चमड़ी के अंदर इस प्रकार से लाइनिंग टाइप का आने लग जाता है। वल्ली मतलब कि यही होता है, जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान नहीं होना, है ना, ये वल्ली प्रादुर्भाव होना, ये आपके उदर रोग के पूर्व रूप में भी हमने देखा था, राजी जन्म वल्लीनाश। तो यहाँ पे लाइनिंग टाइप का जो है, जब घाव पक जाता है तो उसके अंदर जो चमड़ी रहती है उसमें थोड़ी सी लाइनिंग टाइप का आने लग जाता है। सर श्रिंक भी हो सकते हैं ना, त्वचा श्रिंक हो जाती है। हाँ ये भी बोल सकते, श्रिंक है वही, मतलब की बात एक ही है। तो इधर आ जाइए, फिर ये नीचे टिक करना। कफज पक्वशोथ के लक्षण आम शोथ के समान होते हैं, इसमें नीचे टिक करना। आम शोथ में भी वही लक्षण है, लेकिन ठीक है नीचे जो है अश्मवत घन उन्नता, अश्मवत घन उन्नता टिक कर लेना। त्वक सवर्णता, शीत शोभता और अश्मवत घन उन्नता, ये कफज शोथ में एक्स्ट्रा है। अश्मवत मतलब पत्थर के समान हो जाता, कौन सा? कफज शोथ। तस्कर वृत्ति टिक कर लेना, वह व्यक्ति जिसने शोभ की तीनों अवस्थाओं को ज्ञान नहीं होता है उसको तस्कर या चोर कहते हैं। स्वपच मतलब चांडाल, जो आम शोभ को चीरता है और पक्व शोध की उपेक्षा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? चांडाल या स्वपच कहते हैं। पक्व शोभ का भेदन नहीं करने से नाड़ी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आम शोभ का भेदन करने से क्षतज विद्रदी में और पक्व शोभ की उपेक्षा करने से नाड़ी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ण शोध चिकित्सा के 60 उपक्रम बतलाए गए, 7 प्रमुख हैं वर्ण शोध के लिए। आदो विमलापनम क्रिया, द्वितीय अवशेषणम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाटन, पंचम शोधनम, षष्टम रोपणम, सप्तम व्यक्रतात्म।
अब नीचे टिक करना, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, इन तीनों प्रकार के शोध को नष्ट कर देते हैं। वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल ये वर्ण शोभ की तीनों अवस्थाओं को नष्ट कर देते हैं। शोध के उपद्रव टिक कर लेना, चरक ने 7 माने हैं, श्लोक में 7 नाम टिक कर लेना, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार। छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर और अतिसार। सप्तोकायम सदौर्बल्यम, सोतो उपद्रव संग्रह। छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, 4 तो ये हो गए। छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर और अतिसार, 4 और 2 6। छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर और अतिसार, और लास्ट में दौर्बल्य है ना। लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था एमपीपीएससी में कि निम्न में से शोध का उपद्रव नहीं है, तो छर्दी है, श्वास है, अरुचि है, तृष्णा है, ज्वर है, अतिसार है और दौर्बल्य है। ये चरक ने 7 माने और इसी को सप्त को अयम नाम दिया। सप्त को अयम नाम दिया। सप्त को धातु संग्रह व्याधि कौन सी थी अंकोलिका? विसर्प है शायद। सप्त को धातु कुष्ठ। संग्रह कुष्ठ है। कुष्ठ है मीनाक्षी? कुष्ठ है सप्त को धातु संग्रह, और सप्त को अयम जो है वो शोथ है। कुष्ठ है। सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ है, सप्त को धातु संग्रह विसर्प है। और ऐसे ही क्वेश्चन हाँ। अभी एआईपीटी में सेम क्वेश्चन सप्त आया को था और बहुत अयम से क्या आए हैं। यही गलतियां हमको बाहर करती है, बाकी कोई आके आपको बाहर नहीं कर सकता। तो सप्त को द्रव्य संग्रह कौन सा है? कुष्ठ। वात आदाय स्रोत, दुष्टात्मक रक्तम, मांसम, अंबुच। सप्त को द्रव्य संग्रह ये कुष्ठ के लिए है, और सप्त को धातु संग्रह किसके लिए है? विसर्प के लिए है। और सप्त को अयम किसके लिए आया है? शोध के उपद्रव के लिए आया है। सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माने, हिक्का और कास। सुश्रुत ने कौन से 2 एक्स्ट्रा माने हैं? तो सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माने, हिक्का और कास। तो चरक ने कौन कौन से माने ये याद होना जरूरी है भैया। छर्दी है, श्वास है, अरुचि और तृष्णा है। इजी वे में याद रखना है। छर्दी है, श्वास है, अरुचि है और तृष्णा है। उसमें ज्वर और अतिसार जोड़ दो, दौर्बल्य जोड़ दो तो 7। और सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माने, हिक्का और कास। तो ये तो हो गया आपका वर्ण शोध। अब हमारे पास आज की टॉपिक में 2 ही चीज बची, एक आपका विद्रदी और एक वर्ण। तो वर्ण टॉपिक काफी बड़ा है, तो हम 2 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद में हम विद्रदी और वर्ण दोनों को ही खत्म करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को हो सका तो इस वीक में जीके की एक आध क्लास बोल लूंगा अभी कल वगैरह। फिर उसके बाद में 1-2 दिन में आपको मॉर्निंग में भी सल्ले करके सैटरडे तक सल्ले कंप्लीट करना। मुझे 2-3 दिन के लिए भोपाल भी निकलना था, तो हो सका तो हम मॉर्निंग में भी सल्ले लेंगे। कल तो जीके पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में फ्राइडे की क्लास में और सैटरडे की क्लास में मॉर्निंग में भी हम सल्ले ले सकते हैं। तो अभी मैं आ रहा हूँ, इसको हम कंप्लीट करते हैं आगे।
तो विद्रदी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वन को तो पूरा हम वेट ही करेंगे। विद्रदी में भाई मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अंतविद्रदी पे। अंतविद्रदी के चरक ने 9 स्थान माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने अंतविद्रदी एब्सेस मतलब ऑर्गेनल एब्सेस, आपकी यकृत में एब्सेस हो जाए तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, आपके प्लीहा में एब्सेस हो जाए तो क्या सिम्टम आएंगे, आपके एब्डोमेन में अगर एब्सेस बन जाए तो क्या सिम्टम आएंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्श्व पृष्ठ कटिकरण ये किस अंतर्गत विद्रदी का लक्षण है। हृदय घट्टनम तमक प्रमोह ये किस अंतविद्रदी का लक्षण है। श्वास वृद्धि है ना, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, कौन से अंतविद्रदी का लक्षण है। तो एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन है वो आता है अंतविद्रदी पे। बाकी हम विद्रदी की बात करें तो बाह्य विद्रदी के 6 प्रकार माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। चित्र उत्थान प्रपाकश से पूछ रहे तो ये किस विद्रदी का लक्षण है भाई। चित्र उत्थान प्रपाकश लक्षण किसका है, वातज विद्रदी का। क्षिप्र उत्थान, क्षिप्र मतलब जो जल्दी उत्पन्न होती है, क्षिप्र उत्थान प्रपाकश से पूछे तो ये पित्तज विद्रदी का लक्षण है। चिरोत्थान, चिरो मतलब जो धीरे धीरे उत्पन्न होती है वो कौन सी, कफज विद्रदी। चित्र उत्थान प्रपाकश से पूछे तो वातज विद्रदी का लक्षण है। क्षिप्र उत्थान प्रपाकश से पूछे तो पित्तज विद्रदी का लक्षण है। चिरोत्थान मतलब जो धीरे धीरे उत्पन्न होती है वो कफज विद्रदी का लक्षण है। और कई बार क्वेश्चन आया कि घटालो विषम महान ये किस विद्रदी का लक्षण है। तो घटालो विषम महान ये किस विद्रदी का लक्षण है भाई, ये आपकी सन्निपातज विद्रदी का लक्षण है। चारों याद होना चाहिए। चित्र उत्थान पूछे तो वातज में है, क्षिप्र उत्थान पूछे तो पित्तज में है, चिरो उत्थान पूछे तो कफज में, और घटालो विश्व महान ये किस विद्रदी का लक्षण है। तो घटालो विश्व महान किस विद्रदी का लक्षण है, आपकी सन्निपातज विद्रदी का लक्षण है। कृष्ण स्फोट आवर्तम, कृष्ण स्फोट आवर्तम ये रक्तज विद्रदी का लक्षण बतलाए। अब जो मेन है हमारी वो है, जो हमको याद रखना है मेन वो है अंतविद्रदी। अंतविद्रदी की बात करें तो चरक ने अंतविद्रदी के 9 स्थान माने, चरक 9 और सुश्रुत ने कितने माने, 10। तो पहले चरक के याद कर ले, क्रम से याद रखना है, आपको भूलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से उठ के आता है। तो ये हम एक एक को क्रम से देखेंगे भाई। सबसे पहले ये हमारा हृदय होता है। हृदय में अगर एक्सेस हो जाए तो हृदय में चरक ने बोला हृदय घट्टनम, हृदय घट्टनम तमक प्रमोह, हृदय घट्टनम तमक प्रमोह। हृदय घट्टनम का अर्थ होता है कि हार्ट बीट आपकी जो है बढ़ गई है, पल्स रेट आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तमक श्वास भी आपको हो रहा है, और प्रमोह हृदय घट्टनम तमक प्रमोह पूछे तो ये किसका लक्षण है, हृदयगत विद्रदी। हृदय के पास में ये आता है आपका लीवर, लीवर में एक्सेस हो जाए तो आचार्य चरक कहते हैं श्वास वृद्धि। हृदय में यकृत में हो जाए तो क्या है, श्वास वृद्धि। यकृत के इधर पास में जाते तो ये आपका आता है स्प्लीन, प्लीहा। प्लीहा में विद्रदी हो जाए तो क्या बोला है, उच्छ्वास अवरोध, उच्छ्वास अवरोध। हृदय घट्टनम तमक प्रमोह पूछे तो हृदय में विद्रदी हो तो हृदय घट्टनम तमक प्रमोह। यकृत में हो जाए तो श्वास वृद्धि, प्लीहा में हो जाए उच्छ्वास अवरोध। ठीक है, 3 हो गए। प्लीहा के नीचे जाके तो ये आपका क्या आता है, क्या आता है भाई, अग्नाशय, क्लोम। क्लोम में अगर विद्रदी हो तो पीएमडी, पिपासा मुक्षोष और गलग्रह। क्लोम में विद्रदी हो तो पिपासा मुक्षोष और गलग्रह। अब इसके नीचे हम जाते तो ये आपका आता है एब्डोमन, उदर। उदर में विद्रदी हो तो चरक कहते हैं कि उदर शूल, पार्श्व शूल और अंश शूल, उदर शूल, पार्श्व शूल और अंश शूल हो रहा है पेशेंट को। शोल्डर में भी पेन हो रहा है, मतलब कि हो सकता है कि इसके एब्डोमेन में कहीं ना कहीं एब्सेस हो रहा हो, है ना। तो उदर शूल, पार्श्व शूल और अंश शूल ये किसके लक्षण है, उदरगत, उदरगत एब्सेस के लक्षण बतलाए, है ना। सबसे पहले हृदय में देखा, हृदय घट्टनम तमक प्रमोह हृदय में। यकृत में पूछे तो श्वास वृद्धि, प्लीहा में पूछे तो उच्छ्वास अवरोध, क्लोम में पूछे तो
पिपासा मुक्षोस और गलगना। उदर में गए तो उदर सूल, पार्श्व सूल और अंश सूल। उदर के बीच में होती है आपकी नाभि। नाभि में बोला हिक्का। नाभि में क्या है? हिक्का। नाभि के साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे होती है आपकी वृक्क। वृक्क में बोला है पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। और ये होता है आपका वंशण, इंग्वाइनल कैनाल। वंशण में पूछे तो शक्तिसार। वंशण में पूछे तो शक्तिसार। और ये आपका होता नीचे ब्लेडर। ब्लेडर में मूत्र कक्षता। ये चरक ने 9 स्थान माने हुए। क्या? क्रम से हाथ रख के याद रखना। हृदय में पूछे तो हृदय घट्टनम तमक प्रमोह। यकृत में गए तो यकृत में श्वास वृद्धि। प्लीहा में गए तो उच्छ्वास अवरोध। प्लीहा के नीचे गए तो क्लोम। पिपासा मुक्सोस गलगला। क्लोम के नीचे गए तो एब्डोमेन, उदर। उदर में क्या है? उदर सूल, पार्श्व सूल और अंश सूल। उदर के बीच में नाभि। नाभि में हिक्का। नाभि के साइड में गए तो वृक्क। वृक्क में क्या है? पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह चरक के अनुसार। और वंशण, वंशण में गए तो शक्तिसार। और वस्ती में गए तो मूत्र कक्षता। ये चरक का याद होना चाहिए पहले हम। हृदय घट्टनम तमक प्रमोह, श्वास वृद्धि, उच्छ्वास अवरोध, पिपासा मुक्षोस गलगला। क्लोम में, क्लोम के नीचे जाते तो उदर। उदर में आपका क्या है? उदर सूल, पार्श्व सूल, अंश सूल। नाभि में हिक्का। वृक्क में पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। वंशण में शक्तिसार और वस्ती में मूत्र कक्षता। ये चरक का। सुश्रुत का हम इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर हमको चरक का याद है तो सुश्रुत में ज्यादा चेंजेस नहीं है। सुश्रुत में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। जैसे चरक ने हृदय घट्टनम तमक प्रमोह बोला तो सुश्रुत ने हृदय में जकड़ाहट बोला। यकृत में चरक ने श्वास वृद्धि बोला है तो सुश्रुत ने क्या बोला? श्वास और पिपासा। प्लीहा में वही बोला, उच्छ्वास अवरोध। क्लोम में चरक ने क्या बोला? पिपासा मुक्षोस और गलगला। सुश्रुत ने बोला है आपका श्वास और तृष्णा। पिपासादित्य, श्वास और पिपासादित्य किसमें बोला है? क्लोम में। उदर में चरक ने क्या बोला? उदर शूल, पार्श्व शूल, अंश शूल। सुश्रुत ने क्या बोला? उदर में वायु का प्रकोप। नाभि में चरक ने हिक्का बोला। सुश्रुत ने हिक्का और आटो बोल दिया। वृक्क में चरक ने बोला पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। सुश्रुत ने वृक्क में पार्श्व संकोच कहा है। और वंशण में क्या बोला? पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। दोनों में क्वेश्चन यहीं से आता है मैक्सिमम का। चरक के अनुसार पूछे पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह तो वृक्क। सुश्रुत के अनुसार पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह पूछे तो वंशण लगाएंगे। सुश्रुत ने वृक्क में पार्श्व संकोच बोला है और वंशण में पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह बोला। तो चरक का पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह वृक्क में है और सुश्रुत का पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह वंशण में। सुश्रुत ने एक स्थान एक्स्ट्रा माना है, गुदा। गुदा में वायु और मल का अवरोध पूछे तो ये गुदा का लक्षण। तो चरक का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सुश्रुत का इजी वे में याद हो जाएगा। तो ये हम अंतविदर्दी में मेनली यही है, अंतविदर्दी के लक्षण आपको याद होना चाहिए। बाकी नॉर्मल चीजें तो इसको हम टिक करते हैं। देन इसके बाद में वर्ण में जाएंगे। तो आ जाइए इसमें अंतविदर्दी में टिक करना। महामूलम रुजावंतम किसके लिए कहा गया है? तो महामूलम रुजावंतम विदर्दी के लिए आया है। वातज में टिक कर लेना चित्र उत्थान प्रपाकश्च। पित्तज में टिक कर लेना छिब्र उत्थान प्रपाकश्च। कपज में टिक कर लेना चिरो उत्थान प्रपाकश्च। घटालो विश्व महान पूछे तो सन्निपातज विदर्दी का लक्षण है। और लास्ट में रक्तज में टिक करना कृष्ण स्फोट आवर्तम पूछे तो रक्तज विदर्दी का लक्षण बतलाएगा। इसके दूसरे टिक कर लेना त्वचा, रक्त, मांस और मेद। मेतोमर में त्वचा, रक्त, मांस और मेद। मेतोमर में त्वचा, रक्त, मांस और मेद इसके दूसरे है। चरक ने अंतविदर्दी के स्थान 9 माने हैं। सुश्रुत ने 10 माने हैं। सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा किसको माना है? गुदा को माना है। तो चरक का मैं क्रम से टिक करा रहा हूं। सबसे पहले हृदय टिक करना। हृदय में टिक करना हृदय घट्टनम तमक प्रमोह। हृदय घट्टनम तमक प्रमोह का श्वास। हृदय घट्टनम तमक प्रमोह का श्वास पूछे तो किसमें है? हृदय में। हृदय के बाद में आता है यकृत। फिर यकृत टिक करो। यकृत में क्या है? श्वास वृद्धि। यकृत के बाद में प्लीहा टिक करना। प्लीहा में क्या है? उच्छ्वास अवरोध। प्लीहा के बाद टिक करो क्लोम। क्लोम में टिक करना भाई पिपासा मुक्षोस और गलगला, पीएमजी। क्लोम में क्या है? पिपासा मुक्षोस गलगला। क्लोम के नीचे जाते तो उदर टिक करना। उदर में उदर शूल, पार्श्व शूल और अंश शूल या स्कंद शूल। उदर शूल, पार्श्व शूल या अंश शूल उदर में। उदर के बाद नाभि टिक करना। नाभि में हिक्का।
नाभि के बाद टिक करना वृक्क, वृक्क में पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, और वंक्षण में टिक करना शक्ति साध, और वस्ती में मूत्र कच्छता। ये चरक के 9 हो गए। सुश्रुत के अनुसार टिक करना सबसे पहले हृदय में जकड़ाहट, फिर सुश्रुत के अनुसार यकृत में टिक करना श्वास वृद्धि और पिपासा, श्वास और पिपासा। सुश्रुत के अनुसार यकृत में पूछे तो श्वास और पिपासा, चरक ने क्या बोली, श्वास वृद्धि बोली। फिर प्लीहा में टिक करना वही है सेम, उच्छ्वास अवरोध। प्लीहा के बाद में टिक करो क्लोम में, चरक ने बोला था, क्या बोला है, पीएमजी, पिपासा मुक्सोस और गलगद। सुश्रुत ने क्लोम में बोला है श्वास और पिपासादिक, पिपासादिक तो हम तृष्णा भी कहते हैं, तो श्वास और पिपासादिक के श्वास और तृष्णा पूछे तो क्लोम में। क्लोम के बाद उदर में हमने देखा था चरक के अनुसार उदर शूल, पार्श्व शूल और अंश शूल, और सुश्रुत के अनुसार उदर में टिक करना वायु का प्रकोप, स्टार भी लगा लेना, वायु का प्रकोप। सुश्रुत के अनुसार उदर में पूछे तो वायु का प्रकोप। नाभि में चरक के अनुसार हिक्का था, सुश्रुत के अनुसार नाभि में हिक्का और आटोप। वृक्क में चरक के अनुसार पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह था, सुश्रुत के अनुसार वृक्क में पूछे तो पार्श्व संकोच, स्टार लगा लेने। सुश्रुत के अनुसार वृक्क में पूछे तो पार्श्व संकोच, और चरक के अनुसार पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। चरक के अनुसार वंक्षण में शक्ति साध था, सुश्रुत के अनुसार वंक्षण में पूछे तो पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ट्रिपल स्टार लगा लेने। चरक के अनुसार पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह पूछे तो वृक्क में, सुश्रुत के अनुसार पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह पूछे तो वंक्षण में है, और लास्ट में टिक करना वस्ती में मूत्र कच्छता और गुदा में वायु और मल का अवरोध। वेरी एमपी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, तो याद होना चाहिए हमको। नीचे अब कुछ पॉइंट टिक कर लेना भाई। हृदय और नाभि, वस्ती के अतिरिक्त आभ्यंतर विदृति त्वचा में विदीर्ण हो तो साध्य होती है। हृदय, नाभि और वस्ती के अलावा अगर कोई भी आभ्यंतर विदृति अवशेष त्वचा में विदीर्ण हो तो साध्य होती है। अष्टिला और प्रत्यष्टिला में अभ्यंतर विदृति के समान चिकित्सा करते हैं। अधोगामी विदृति साध्य होती, उदोगामी विदृति जो होती है वो असाध्य होती है। अधोगामी कैसी होती है, साध्य। उदोगामी जो ऊपर ऊपर की होती है, हृदय की, यकृत की, इनकी विदृतियां जो होती है असाध्य होती है। प्रसव के पश्चात जो अशुद्ध रक्त होता है वो मक्कल संज्ञक रक्त विदृति को उत्पन्न करता है। प्रसव के पश्चात जो अशुद्ध ब्लड रहता है वो निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है तो वो मक्कल व्याधि या रक्त विदृति को उत्पन्न करता है। मक्कल संज्ञक विदृति का पाक काल टिक करने में 7 दिन होता है। गुल्म में पाक नहीं होता, विदृति में पाक होता है। क्यों होता है, तो गुल्म में पाक नहीं होता लेकिन विदृति में पाक होता है। इसका कारण क्या है, विदृति में मांस और रक्त की अधिकता होती है। विदृति में मांस और रक्त की अधिकता होती है, इसलिए विदृति में पाक होता है, गुल्म में पाक नहीं होता है। मज्जा परिपाक विदृति, अस्थि विदृति में स्त्राव पूछे कैसा होता है, तो मज्जा परिपाक विदृति अस्थि विदृति कहते हैं। इसमें स्त्राव मेद के समान होता है। विदृति की चिकित्सा में टिक लेना, धारण चिकित्सा करते हैं, अलसी, गुग्गुल, स्नोई चीज, क्षार का प्रयोग करते हैं। कठिन शोध में गवादंत को जल में घिस करके, चक्रदत्त ने बतलाया। गवादंत का प्रयोग विदृति में किसने बतलाया, चक्रदत्त ने बतलाया। स्वर्ण झीरी का प्रयोग वाग्भट ने बतलाया, वो चिकित्सा में भेदन करते हैं। ये तो विदृति हो गई आपकी, आईएमपी भी है, क्वेश्चन अंत विदृति से पूछा जाता है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वर्ण है, थोड़ा बड़ा है, कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वर्ण के लिए हम बात करें भाई, तो वर्ण की सबसे पहले तो वर्ण की निरुक्ति आईएमपी कि वर्ण गात्र विचूर्णन किसने कहा और वर्ण गात्र विवर्णयति किसने कहा, और वर्ण वस्तु न नश्यति, जो वर्ण होता है घाव बनता उसका दाग कभी भी नहीं जाता है। तो वर्ण गात्र विचूर्ण, जो गात्र विचूर्ण मतलब वूंड होता है, जो हमारी स्किन की कंटिन्यूटी होती है उसको खत्म कर देता है। तो वर्ण गात्र विचूर्ण सुश्रुत ने कहा है। और वर्ण वस्तु न नश्यति, जो घाव बना है उसका दाग कभी भी नहीं जाता, ये भी किसने कहा, सुश्रुत ने। और वर्ण गात्र विवर्णयति किसने कहा, तो डलन ने कहा। वर्ण गात्र विवर्णयति किसने कहा, डलन ने कहा। वर्ण गात्र विचूर्ण किसने कहा, सुश्रुत ने कहा है। अब क्यों कहा, तो भाई उनका मन था इसलिए कहा उन्होंने, नहीं कहते तो बुक में नाम नहीं आता। अब बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी गई है जिसका वाकई में हम अर्थ निकालने जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन उन्होंने बोला है तो हमको याद करना है, और हमको भी जब तक ही करना है जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन हो जाए उसके अगले दिन भले भूल जाओ, कोई भी पूछने वाला नहीं आपको, क्योंकि प्रैक्टिस में ये चीजें कोई काम नहीं आना है। मर्म आपने पढ़ लिया, पूरा याद है, क्या याद, आपको कोई प्रैक्टिस में यूजेबल नहीं चीजें हैं, क्योंकि इतने डीप जाके हम प्रैक्टिस करते भी नहीं और इतना कोई यूज आता भी नहीं।
तो हमको तो सिर्फ हमारी एग्जाम निकालने के लिए याद करना है। जिस दिन हमारी एग्जाम निकल जाए उस दिन अगले दिन हम भूल भी जाए तो हमारे लिए इतना कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, लेकिन अभी हमको पढ़ना है। भाई काश्यप ने बोला है, काश्यप ने क्या बोला कि भाई माँ का दूध अगर कैसा है, तेल वर्णी दूध हो तो बच्चा कैसा होगा? तेल वर्णी दूध बच्चा पिए तो कैसा होता है भाई? अंकुलिका बलितुल्य। बलवान होगा। तेल वर्ण दूध पिएगा तो बच्चा कैसा होगा? बलवान। घृत वर्ण का दूध पिएगा तो बच्चा कैसा होगा? धनवान होगा। धूम्र वर्ण का दूध पिएगा तो बच्चा कैसा होगा? यशस्वी होगा। अब ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है हमारे लिए। हम कहीं माँ का दूध इतना पहचान भी नहीं पा रहे कि तेल वर्णी आ रहा है, घृत वर्णी कभी देखा भी नहीं हमने। बच्चा पी लेता है, कभी देखा निकाल के साथ, लेकिन याद करना है तो करना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। एक तो ये निरुक्तियां आपको याद रखना है कि भाई वर्ण गात्र विचूर्ण किसने कहा? तो सुश्रुत ने कहा है। वर्ण गात्र विवर्णिति किसने कहा है? तो डलन ने कहा। और वर्ण वस्तु नश्यति न नश्यति, वर्ण वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती, जो दाग होता वो कभी भी नहीं जाता, सुश्रुत ने कहा। फिर हम आगे बात करें यहाँ पे तो षड्मूलो अष्ट परिग्राही पंच लक्षणम लक्षित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्ण के मूल कितने? तो वर्ण के मूल 6 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और आगंतुज। वर्ण के मूल पूछ ले आपसे कितने हैं? तो 6। अष्ट परिग्रह, वर्ण के परिग्रह कितने हैं? वर्ण के स्थान कितने हैं? परिग्रह या स्थान, तो वर्ण के स्थान होते हैं 8। त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। परिग्रह पूछ ले, स्थान पूछ ले आपसे कि वर्ण षड्मूलो अष्ट परिग्रह, परिग्रह कितने? तो 8। कौन कौन से? त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। और वर्ण के लक्षण 5 है, गंध, वर्ण, वेदना, स्त्राव और आकृति। वर्ण के लक्षण पूछे कितने? तो 5 है, गंध, वर्ण, वेदना, स्त्राव और आकृति। अब सुश्रुत ने जो गंध बतलाई है वो महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कटुगंध, वर्ण में कटुगंध किस दोष के कारण आती है? तो कटुगंध वात के कारण। तीक्ष्ण गंध वर्ण से किस दोष के कारण? तो पित्त के कारण। वित्रगंध वर्ण से किस दोष के कारण? तो कफ के कारण। कटुगंध किसके कारण है भाई? वात के कारण। तीक्ष्ण गंध पूछे तो पित्त के कारण, और वित्रगंध पूछे तो कफ के कारण, और रक्त गंध पूछे, लोह गंध पूछे तो रक्त के कारण। पहले 4। कटुगंध पूछे तो वात के कारण, तीक्ष्ण गंध पूछे तो पित्त के कारण, विस्त्र गंध पूछे तो कफ के कारण, और लोह गंध पूछे तो रक्त दोष के कारण। फिर पूछते लाजा, अस्थि और तेल गंधी, वर्ण से लाजा के समान गंध किस दोष के कारण? तो वर्ण में लाजा, अस्थि और तेल, लाट, LAT, लाजा, अस्थि और तेल, लाट, और क्रम वही रहेगा हमारा वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। लाजा गंधी में पूछे तो वात पित्त, अस्थि गंधी में पूछे तो वात कफ, और तेल गंधी में पूछे तो पित्त कफ। ये क्रम हमारा चला है ना। हमने तृतीय जोड़ के 3 भेद देखे थे, शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही, SPT। शिरोग्राही, पृष्ठग्राही, त्रिग्राही में भी दोष क्या था? वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। यहाँ पे भी लाजा गंधी वात पित्त, अस्थि गंधी वात कफ, तेल गंधी में पित्त कफ। फिर चरक ने कुछ चीजें बतलाई कि चरक के अनुसार वर्ण के गंध पूछे कितनी? तो चरक ने वर्ण की गंध 8 मानी। चरक के अनुसार वर्ण के स्त्राव आपसे पूछ ले कितने हैं? तो चरक ने वर्ण के स्त्राव 14 माने हैं। चरक के अनुसार वर्ण के दोष आपसे पूछ ले तो 24 है। चरक के अनुसार वर्ण के उपक्रम पूछे तो 36, और चरक के अनुसार वर्ण के उपद्रव पूछे तो 16। ये चरक के कुछ मुख्य उदाहरण है जो आपको याद होना चाहिए कि भाई चरक के अनुसार गंध पूछे तो 8, चरक के स्त्राव पूछे तो 14, चरक के अनुसार वर्ण के दोष पूछे तो 24, चरक के अनुसार वर्ण के उपक्रम पूछे तो 36, और चरक के अनुसार पूछे वर्ण के उपद्रव कितने? तो चरक के अनुसार वर्ण के उपद्रव कितने हैं भाई? वर्ण के उपद्रव कितने हैं? 16। फिर हम नीचे जाते हैं तो वर्ण के जो हमने स्थान देखे कितने हैं? 8। वर्ण के स्थान कितने भी? त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। इसमें चरक ने क्या चेंज किया है? चरक ने संधि को नहीं माना और उसके स्थान पर मेद को माना। चरक के अनुसार पूछे कि भाई चरक ने वर्ण के स्थान परिग्रह में किसको सम्मिलित नहीं किया? तो चरक ने संधि को नहीं माना है, उसके स्थान पर मेद को माना। अब इस पेज पे हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है वर्ण के स्त्राव सुश्रुत के अनुसार।
चरक ने तो 14 माने, लसिका जल पूयस्रक हरिद अरुण पिंजरा कषाय नीलम हरित स्निग्धम वृक्ष शीत असिता। ये चरक के सिर्फ संख्या याद रखना है। क्वेश्चन श्लोक एक बार देखना है कि लसिका जल पूयस्रक ये क्या है, चरक के अनुसार वर्ण की स्त्राव। चरक के अनुसार वर्ण की गंध भी कितनी होती है 8, सर्पी तेल वशा पूय रक्त श्याव अम्ल पूतिक। लेकिन याद नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ संख्या याद रखना आपकी। चरक के अनुसार वर्ण की गंध 8 होती, चरक के अनुसार वर्ण की स्त्राव 14 होती। लेकिन सुश्रुत के अनुसार जो वर्ण की स्त्राव वो वेरी एमपी, वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सुश्रुत के अनुसार जो वर्ण की स्त्राव उससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सलील प्रकाशकम स्त्राव वर्ण में कहां से होता है, त्वचा से। तो वर्ण में अगर पानी के समान स्त्राव हो रहा है तो वो कहां से निकल रहा है, त्वचा से। सलील प्रकाशकम स्त्राव पूछो तो त्वचागत। सर्पी प्रकाशकम स्त्राव वर्ण में कहां से होता है, तो सर्पी प्रकाशकम स्त्राव वर्ण में कहां से होता है, मांस से। सलील प्रकाशम पूछो तो त्वचा से, सर्पी प्रकाशकम पूछो तो मांस से। सिंघाणक प्रतिमम स्त्राव वर्ण में कहां से होता है, तो सिंघाणक प्रतिमम स्त्राव कहां से होता है, स्नायु से। और सुक्ति घोत प्रकाशकम पूछे, सुक्ति घोत प्रकाशकम पूछे तो अस्थि से। ये 4 तो वेरी एमपी। सलील प्रकाशकम पूछे तो त्वचा से, सर्पी प्रकाशम पूछे तो मांस से, सिंघाणक प्रतिमम पूछे सिंघाड़े के आटे के समान पूछे, सिंघाणक प्रतिमम स्त्राव पूछे तो स्नायु से। और सुक्ति घोत प्रकाशकम पूछे, सुक्ति घोत प्रकाशकम पूछे तो किससे निकलता है, आपकी अस्थि से निकलता है। और 2 स्त्राव और आईएमपी, एक तो अवश्य है पूछा, अवश्य है मतलब ओस के समान सिरा से। और पिछलोलंबी स्त्राव चिपचिपा स्त्राव पूछे तो किससे निकलता है, आपकी संधि से। तो ये स्त्राव हमारे लिए वेरी एमपी इस पेज पे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पेज को आप टिक कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर टिक करना वर्ण गात्र विचूर्ण सुश्रुत ने कहा है, और यशमाद रूढ़े पे वर्ण वस्तु न नश्यति, ये भी सुश्रुत ने कहा है। नीचे टिक करना वर्ण वर्ण्यति गात्र विवर्ण्यति, वर्ण गात्र विचूर्ण सुश्रुत ने कहा। वर्ण गात्र विवर्ण्यति किसने कहा है, डलन ने कहा है। फिर श्लोक टिक करना षड्मूलो अष्टपरिग्राही पंच लक्षण लक्षित। तो वर्ण के मूल पूछे आपसे तो 6 टिक कर लेना, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज और आगंतुज। वर्ण के परिग्रह या स्थान आपसे पूछे, वर्ण के परिग्रह कितने, तो 8 होते हैं। त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। चरक ने संधि को नहीं माना, उसके स्थान पर मेद को माना, नीचे लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे जो त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। वर्ण के लक्षण 5 टिक कर लेना, गंध, वर्ण, वेदना, स्त्राव और आकृति। वर्ण के लक्षण कितने होते हैं, 5, गंध, वर्ण, वेदना, स्त्राव और आकृति। विधान 60 होते हैं। वर्ण के विधान या उपक्रम पूछे तो सुश्रुत ने 60 माने, चरक ने 36 माने हैं। अब ये नीचे एक साइड में बॉक्स बना हुआ, बॉक्स में टिक कर लेना। वर्ण में कटुगंध वात के कारण, तीक्ष्ण गंध पित्त के कारण, विस्त्र गंध कफ के कारण, लोह गंध रक्त के कारण, और लाजा गंध में वात पित्त दोष, अस्थि गंधी में वात कफ दोष, और तेल गंधी में पित्त कफ। लाट, लाट में हुई वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, लाजा, अस्थि और तेल गंधी। फिर चरक अनुसार टिक करना वर्ण के प्रकार 2 हैं, वर्ण की गंध 8 है, वर्ण के भेद 20 है। वर्ण की गंध पे स्टार लगाना, चरक के अनुसार वर्ण की गंध पूछे तो 8। फिर नीचे टिक करना वर्ण के स्त्राव पे भी स्टार लगाना, चरक के अनुसार वर्ण के स्त्राव पूछे तो 14। वर्ण के दोष चरक के अनुसार वेरी एम पे ट्रिपल स्टार लगाना, चरक के अनुसार वर्ण के दोष पूछे तो 24। सुश्रुत ने वर्ण के दोष नहीं बतलाए, चरक ने बतलाया। चरक ने वर्ण के दोष कितने माने, 24 माने हैं। दुष्ट वर्ण के प्रकार 12 है। वर्ण उपक्रम चरक के 36 है, सुश्रुत के 60 है। और वर्ण उपद्रव पूछे तो 16। 3-4 चीजें याद रखना है। वर्ण की गंध पूछे चरक के अनुसार तो 8, चरक के अनुसार वर्ण के स्त्राव पूछे तो 14, चरक के अनुसार वर्ण के दोष पूछे तो 24, चरक के अनुसार वर्ण के उपक्रम पूछे तो 36, और चरक के अनुसार वर्ण के उपक्रम कितने 36, और चरक के अनुसार वर्ण के उपद्रव पूछे तो 16। डॉक्टर विक्की अश्वर, विष के उपक्रम कितने, चरक ने विष चिकित्सा के उपक्रम कितने माने हैं भाई, 24। प्रथम उपक्रम क्या था, वर्ण 24 माने, उसमें प्रथम उपक्रम क्या है, मंत्र अगद्य।
तो यहाँ पे वर्ण के उपक्रम चरक ने 36 माने हैं और 20 के उपक्रम चरक के अनुसार हमने अगस्त तंत्र में पढ़ा था 20 के उपक्रम चिकित्सा के उपक्रम चरक ने कितने माने 24। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो 20 चिकित्सा के उपक्रम कितने भाई 24 और वर्ण के उपक्रम कितने 36। अब नीचे टिक करना वर्ण के अधिष्ठान सुश्रुत के त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म। नीचे चरक के अनुसार टिक कर लेना संधि को नहीं माना उसके स्थान पर मेद को माना। संधि के वहां पे मेद पे स्टार लगा लेना। संधि के स्थान पर चरक ने किसको माना है मेद को माना है। वर्ण की कौन कौन सी आकृतियां साध्य होती तो आयत चतुस्त्र त्रिपुट और वृत्त। आयत चतुस्त्र वृत्त और त्रिपुट आकृति वर्ण की साध्य होती है। बाकी कोई सी भी आकृति का वर्ण वो असाध्य होता है। एग्जाम में डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। त्रिपुट बना देंगे और पूछेंगे इस प्रकार का वर्ण कैसा रहता है तो इस प्रकार का वर्ण आयत हो चतुस्त्र हो वृत्त हो त्रिपुट हो तो वो साध्य होता है। अन्य आकृति के वर्ण असाध्य होते हैं। वर्ण की गंध चरक के अनुसार 8 होती है। ये सिर्फ संख्या आप याद रखेंगे तो भी काफी है। भले श्लोक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सर्पी तेल वशा पूय रक्त श्याव अम्ल पूती। चरक ने जो वर्ण गंध कितनी मानी 8। सर्पी तेल वशा पूय रक्त श्याव अम्ल पूती। चाहे तो याद कर सकते नहीं तो छोड़ भी देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सर्पी तेल वशा पूय रक्त श्याव अम्ल पूती। वर्ण के स्राव चरक ने 14 माने हैं। लसिका जल पूय असरक हरिद्र पिंजरा कषाय नीलम हरित स्निग्धम वृक्ष शीत सीता। तो ये भी संख्या देख लेना आप। बाकी एक बार पढ़ लेना श्लोक। कभी ये श्लोक डाल के पूछ ले कि चरक ने किस संदर्भ में कहा तो कम से कम इतना याद आ जाए कि लसिका जल पूय असरक चरक ने ये वर्ण के स्राव बतलाए हैं। सर्पी तेल वसा चरक ने वर्ण की गंध के लिए कहा है। अब सुश्रुत के जो वर्ण के स्राव ये वेरी एमपी नीचे स्थान अनुसार सुश्रुत के अनुसार वर्ण के स्राव वेरी एमपी है। त्वचा में जल सदृश इसके लिए वहां पे श्लोक लिख लेना सलील प्रकाशकम। हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता सलील प्रकाशकम इस तरह वर्ण में कहां से होता है तो सलील प्रकाशकम कहां से होता है त्वचा में। मांस में लिख लेना सर्पी प्रकाशकम इस तरह वर्ण में कहां से होता है तो मांस से। फिर नीचे टिक करना सिरा में टिक करना नीचे ओ सदृश को लिख लेना अवश्याय। अवश्याय के समान इस तरह किस में होता तो सिरा में। सर्पी प्रकाशकम मांस चिपचिपा होता है। घी भी चिपचिपा होता है तो सर्पी प्रकाशकम मांस में। सलील प्रकाशकम किस में होता है त्वचा में। और ओ सदृश या अवश्याय के समान पूछो तो सिरा में। स्नायु में टिक करना सिंघाणक प्रतिमा। सिंघाणक सिंघाड़े के आटे के समान स्नायु में। सुक्ति गोद प्रकाशकम पूछे सुक्ति गोद प्रकाशकम तो अस्थि में होता है। और संधि में टिक करना आकुंचन और चाशनी सदृश के लिए लिख लेना पिछलो अवलंबी। चाशनी सदृश के लिए वर्डिंग लिख लेना पिछलो अवलंबी स्त्राव। पिछलो अवलंबी स्त्राव ये आपकी संधि से। अवश्य के समान पूछे तो सिरा से। सिंघाणक प्रतिबिंब पूछे तो स्नायु से। सुक्ति गोद प्रकाशन पूछे तो अस्थि से। सलील प्रकाशकम पूछे तो त्वचा से। सर्पी प्रकाशन पूछे तो मांस से। और लास्ट में टिक करना मूत्र पुरुष के समान वर्ण कोष्ठ से। मूत्र पुरुष के समान किसमें से निकलता है कोष्ठ से निकलता है। और लास्ट पॉइंट टिक करना भस्म कपोत अस्थि वर्ण पूछे ये कौन से तो वातिक वर्ण का लक्षण है। भस्म कपोत अस्थि वर्ण पूछे तो वातिक वर्ण का लक्षण एक ही टिक करना है बस। तो भस्म कपोत अस्थि वर्ण पूछे तो वातिक वर्ण का लक्षण है। ये पहले पेज पे वर्ण गात्र विचूर्ण सुश्रुत ने कहा। वर्ण गात्र विवर्णित डलन ने कहा है। वर्ण के मूल पूछे तो 6 होते हैं। वर्ण के परिग्रह पूछे तो 8 होते हैं। वर्ण के लक्षण पूछे तो 5 होते हैं। कटुगंध वात के कारण होती है। तीक्ष्ण गंध पित्त के कारण होती है। विस्त्र गंध कफ के कारण होती है। लोह गंध रक्त के कारण होती है। लाजा गंधे में वात पित्त दोष होता है। अस्थि गंधे में वात कफ होता है और तेल गंधे में पित्त कफ होता है। चरक के अनुसार वर्ण की गंध 8 होती है। वर्ण के स्राव 14 होते हैं। वर्ण के दोष 24 होते हैं। वर्ण के उपक्रम 36 होते हैं। वर्ण के उपद्रव चरक के अनुसार 16 होते हैं। चरक ने वर्ण के परिग्रह में संधि को नहीं माना उसके स्थान पर मेद को माना है। चरक के अनुसार वर्ण की गंध 8 है। वर्ण के स्राव 14 है। सुश्रुत के अनुसार सलील प्रकाशकम पूछे तो त्वचा में। सर्पी प्रकाशकम पूछे तो मांस में। सिंघाणक प्रतिबिंब पूछे तो स्नायु में। सुक्ति गोद प्रकाशकम पूछे तो अस्थि में। अवश्याय के समान पूछे तो सिरा में। पिछलो अवलंबी स्त्राव पूछे तो संधि में। और मल मूत्र के समान स्त्राव पूछे तो कोष्ठ में। और भस्म कपोत अस्थि वर्ण पूछे तो वातिक वर्ण का लक्षण बतलाए। अब नेक्स्ट पेज पे हम जो जा रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पे वेरी एमपी चीज आती है आपकी। वेरी एमपी चीज आती है वो है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम कई बार क्वेश्चन यहाँ से के आता है इसलिए ट्रिपल स्टार लगाना है। एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा
कि पुल्कोदक के समान स्त्राव वर्ण से निकलने, किस स्थान से निकलने पर असाध्य होता है। पुल्कोदक के समान स्त्राव वर्ण में से किस स्थान से निकलने पर असाध्य होता है। क्षारोदक के समान स्त्राव वर्ण में किस स्थान से निकलने पर असाध्य होता है। वर्ण में किस स्थान से कलाई के समान स्त्राव निकलने पर असाध्य होता है। तीनों पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पक्वाशय से पुल्कोदक के समान, पक्वाशय से पुल्कोदक, पक्वाशय से पुल्कोदक के समान स्त्राव हो तो असाध्य। रक्ताशय से क्षारोदक, आरसी, आरसी देखी होगी आपने, आरसी जो देखा होगा ना आपने आरसी, तो आरसी रक्ताशय से क्षारोदक के समान, आरसी रक्ताशय से क्षारोदक और अमाशय और त्रिक संधि से कलाई के समान स्त्राव निकलता है अगर वर्ण में से, तो ऐसे स्त्राव असाध्य होते। पक्वाशय से पुल्कोदक के समान निकले, रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकले, अमाशय और त्रिक संधि से कलाई के समान स्त्राव निकलता है, तो ये ऐसे वर्ण स्त्राव असाध्य होते हैं। ट्रिपल स्टार लगाना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं वर्ण के लक्षण। शुद्ध वर्ण, रोप्य वर्ण, रोपित वर्ण और रोहित वर्ण, ये चार स्थितियां बतलाइए। शुद्ध वर्ण एग्जाम में श्लोक डालेंगे कि जिहातलाभो मृदु स्निग्धम सलक्षण सुविगत वेदनम, ये लक्षण है रोप्य वर्ण का, रोहित वर्ण का, शुद्ध वर्ण का, रूढ़वर्त्म का, किसका? तो जिहातलाभो वाला श्लोक पूछ ले आपसे तो शुद्ध वर्ण का। दूसरा श्लोक त्रिदोष अनाक्रांतम श्याओष्ट पीड़िकोसम, कई बार इतना ही डालते हैं कि श्याओष्ट पीड़िकोसम ये लक्षण किसका है? तो श्याओष्ट पीड़िकोसम ये लक्षण भी शुद्ध वर्ण का। जिहातलाभो भी तो शुद्ध वर्ण का लक्षण, श्लोक देख के याद आ जाना चाहिए। कई बार तोड़ के भी पूछ लेते हैं कि श्याओष्ट पीड़िकोसम लक्षण किसका है? किसका है? शुद्ध वर्ण का। फिर चरक ने रौप्य वर्ण के लक्षणों का वर्णन चरक ने किया है। शुद्ध वर्ण के लक्षण सुश्रुत ने बतलाए, रोहित वर्ण के लक्षण सुश्रुत ने बतलाए, रौप्य वर्ण के लक्षण चरक ने बतलाए। न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति शाओ, न च अतिरु, न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति शाओ, न च अतिरु, न च उत्संगो, न च उत्सन्नी, ये लक्षण किसका है? श्लोक डाल के पूछ लेंगे कि नाति रक्तो, नाति पांडु, नाति शाव, न चतिरु, ये लक्षण किसका है? रौप्य वर्ण का, रोहित वर्ण का। तो ये रौप्य वर्ण का लक्षण चरक ने बतला। रोहित वर्ण पे कई बार क्वेश्चन आया कि कपोत वर्ण प्रतिमा यश्यांतम क्लेद वर्जिता, ये लक्षण किसका है? तो कपोत वर्ण प्रतिमा यश्यांतम क्लेद वर्जिता, ये लक्षण पूछे तो किसका बतलाया गया है? कपोत वर्ण प्रतिमा यश्यांतम क्लेद वर्जिता, ये लक्षण किसका बतलाया गया है? आपके रोहित वर्ण का। और अभी एआईपीईटी में एक बार क्वेश्चन आया कि रूढ़वर्त्म का लक्षण नहीं है, तो रूढ़वर्त्म के चार लक्षण बतलाए, असुन्नम, अग्रंथि, अरुजम, असुन्नम, अग्रंथि, अरुजम और त्वक्सवर्णम समतलम, ये चार लक्षण किसके हैं? रूढ़वर्त्म के। तो चारों श्लोक टिक करना आप। सबसे पहले शुद्ध वर्ण के लक्षण लिख लेना इसमें। शुद्ध वर्ण के लक्षण में जिहातलाभो मृदु स्निग्धम सलक्षण सुविगत वेदना, ये श्लोक देख के याद आ जाना चाहिए। भले याद ना हो, याद ना करना भी नहीं है, देख के याद आना चाहिए कि जिहातल वाला आ जाए। जिहातल कैसी होती? लाल होती। तो शुद्ध वर्ण बिल्कुल रेड दिखाई देगा आपको। तो जिहातलाभो मृदु स्निग्धम सलक्षण सुविगत वेदना पूछे तो ये लक्षण किसका है? आपके शुद्ध वर्ण का। रौप्य वर्ण का लक्षण टिक, इसे में शुद्ध वर्ण का दूसरा श्लोक भी टिक करना। त्रिदोष अनाक्रांतम श्याओष्ट पीड़िकोसम, कई बार इतना ही डालते हैं कि श्याओष्ट पीड़िकोसम ये लक्षण किसका है? तो श्याओष्ट पीड़िकोसम भी लक्षण किसका है? शुद्ध वर्ण का। त्रिदोष अनाक्रांतम श्याओष्ट पीड़िकोसम भी लक्षण पूछो तो शुद्ध वर्ण का है। अब रौप्य वर्ण का लक्षण चरक ने बतलाया, न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति शाओ, न च अतिरु, न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति शाओ, न च अतिरु, न च उत्सन्नो, न च उत्संगी, ये लक्षण पूछे किसका है? तो ये रौप्य वर्ण का लक्षण चरक ने बतलाया। रोहित वर्ण का लक्षण टिक करना। कपोत वर्ण प्रतिमा यशांतम क्लेद वर्जित, श्लोक डाल के पूछ ले। श्लोक वाइज ही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन का प्रकार बनता ही नहीं यहाँ पे। श्लोक डालेगा कि कपोत वर्ण प्रतिमा किसका लक्षण है? तो कपोत वर्ण प्रतिमा यशांतम क्लेद वर्जिता पूछो तो रोहित वर्ण का। न अति शाओ, न अति रक्तो, न अति पांडु वाला आ जाए तो रौप्य वर्ण का। और रूढ़वर्त्म में टिक करना वर्तमान अग्रंथि, है ना, निम्न में से रूढ़वर्त्म का लक्षण नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सब में आ जुड़ा हुआ है, ऊपर आप लिख लेना अग्रंथि असुन्नम अरुजम, अग्रंथि असुन्नम अरुजम, सब में आ जुड़ा हुआ है। अग्रंथि असुन्नम अरुजम और नीचे त्वक्सवर्णम समतलम। रूढ़वर्त्म के, सम्यक रूढ़वर्त्म के चार लक्षण होते हैं, अग्रंथि असुन्नम अरुजम और त्वक्सवर्णम समतलम। त्वक्सवर्णम समतलम, असुन्नम, अग्रंथि, अरुजम
त्वक सवर्णम समतलम, ये पूछे किसका लक्षण है, तो ये लक्षण किसका है भैया आपके, ये लक्षण किसका है, ये आपके रूढ़वर्तन का, जो वर्ण पूरी तरह से भर गया है, उसमें अग्रंथि होती है, असुन्नम होता है, अरुजम होता है, और त्वक सवर्णम समतलम मतलब त्वचा के वर्ण वाला दिखाई देने लगता है। ये चारों श्लोक आपको याद होना चाहिए। जिहा तल वाला आ जाए तो शुद्ध वर्ण का, श्यावोष्ट पीढ़ी कोसम त्रिदोष अनाक्रांतम आ जाए तो शुद्ध वर्ण का, नाति रक्तो नाति पांडु आ जाए तो रौप्य वर्ण का, कपोत वर्ण वाला आ जाए तो रोहित वर्ण का, और लास्ट में हमने देखा कि भाई असुन्नम अग्रंथि अरुजम पूछ ले लक्षण किसका है, तो असुन्नम अग्रंथि अरुजम ये लक्षण किसका है आपके रूढ़ात्मक लक्षण। अब वर्ण के उपक्रम टिक्कल चरक ने 36 माने, सुश्रुत ने 60 माने। प्रथम उपक्रम टिक्कल अपतर्पण है, अंतिम उपक्रम रक्षा विधान। सुश्रुत के अनुसार प्रथम उपक्रम क्या है, अपतर्पण, और अंतिम उपक्रम क्या है, रक्षा विधान। अब नीचे जो पॉइंट दिया वो तो महत्वपूर्ण, और मैं 5-6 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखाऊंगा श्लोक बेस्ड, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो दिया वो टिक कर लीजिए। आलेपम आद्य उपक्रम सर्व सोपानाम सामान्य प्रधान। आलेप को सबसे प्रधान उपक्रम माना है, कहाँ पे, सूत्र स्थान में, और चिकित्सा स्थान में अपतर्पण को सबसे प्रथम उपक्रम माना है। अपतर्पणम आद्य उपक्रम सर्व सोपानाम सामान्यम प्रधानम। तो आलेप को आद्य उपक्रम सूत्र स्थान में माना और अपतर्पण को प्रथम उपक्रम कहाँ पे माना है, अपतर्पण को प्रथम उपक्रम कहाँ पे माना, चिकित्सा स्थान। वर्ण शोक की चिकित्सा में टिकना अपतर्पण से विरेचन तक के जो 11 उपक्रम शोध के लिए बतलाए हैं। अपतर्पण से विरेचन तक के जो 11 उपक्रम बतलाए गए किसके लिए बतलाए, शोध के लिए बतलाए हैं, और शेष उपक्रम जो बतलाए किसके लिए बतलाए, वर्ण के लिए। अब नीचे वाला श्लोक वेरिएंट पे ट्रिपल स्टार लगाना। उत्सन्न मांस से शोभ है तो कब जुष्ट है, उत्सन्न मांस हो, वर्ण में मांस बिल्कुल लटक रहा है और वो उसमें कब भी जुष्ट हो, तो उसकी चिकित्सा क्या है, एग्जाम में श्लोक डाल के पूछेगा। उत्सन्न मांस से तू कब जुष्ट है, क्या चिकित्सा, तो वमन करा, उत्सन्न मांस है और कब भी उसमें मिला हुआ है, कब से जुष्ट है, तो उसकी चिकित्सा वमन। अगला पॉइंट भी वेरिएंट उसी में टिक करना आगे। दीर्घकाल अनुबंधी वर्णों की चिकित्सा क्या है, जो क्रोनिक वर्ण है, बहुत लंबे टाइम से ठीक ही नहीं हो रहे, डायबिटिक के वर्ण वगैरह, तो उसमें हमको विरेचन कराना चाहिए। दीर्घकाल अनुबंधी वर्णों की चिकित्सा पूछे तो विरेचन, और उत्सन्न मांस से तो कब जुष्ट है, तो उसमें क्या कराना है आपको, वमन कराना। अपाकेशु तो रोगेशु कठिन स्तरेशु च, अपाक है, पाक नहीं हुआ, कठिन है, जो वर्ण है वो कठिन है, हार्ड है, पाक नहीं हुआ, अपाकेशु तो रोगेशु कठिन स्तरेशु च। लास्ट में टिक करना वर्णों में छेदन। इस श्लोक डाल के पूछ लेगा एग्जाम में, क्वेश्चन का प्रकार क्या रहेगा कि अपाकेशु रोगेशु कठिन स्तरेशु च, इसकी चिकित्सा है तो जिसमें पाक नहीं हो रहा है, कठिन है, तो उसमें हमको क्या कराना चाहिए, छेदन कराना। फिर नीचे टिक करना वर्ण शोधन, निम्ब मधु और तिलकल्क से, निम्ब पत्र मधु तिलकल्क से वर्ण का शोधन करते हैं। निम्ब पत्र मधु तिलकल्क और घृत मिला करके वर्ण का रोपण करते हैं। इस साल की एआईपीईटी में क्वेश्चन पूछा था वर्ण में कृष्ण कर्म किससे करते हैं, और पांडु कर्म पे क्वेश्चन पूछा था इस साल की एआईपीईटी में, वर्ण में पांडु कर्म किससे करते हैं, तो वर्ण में पांडु कर्म रोहिणी फल से करते हैं, और वर्ण में कृष्ण कर्म किससे करते हैं, भल्ला तक से करते हैं। वर्ण में कृष्ण कर्म पूछे तो भल्ला तक से, वर्ण में पांडु कर्म पूछे तो रोहिणी फल हरित किसे करते हैं। रोम संजनन कर्म, रोम, अब घाव भर गया आपका, लेकिन घाव तो भर जाता है लेकिन उसके ऊपर बाल नहीं आते, जहां आपको घाव हुआ था वो घाव भर जाएगा लेकिन वहां पे हेयर नहीं आते, तो हेयर भी लाना पड़ेगा, बेकार दिखेगा, विशेषकर ऐसी जगह पे जहां पे की बॉडी आपकी दिखती हो। तो रोम लाने के लिए, रोम संजनन कर्म के लिए हस्तिदंत मशी और रसांजन का प्रयोग करते हैं। और लोम हरण कर्म किससे करते हैं, तो शंख चूर्ण 2 भाग और हड़ताल 1 भाग। रोम हटाना हो, रोम हटाना हो तो शंख चूर्ण 2 भाग और हड़ताल 1 भाग का प्रयोग करते हैं। फिर आगे टिक करना नीचे, वर्ण में मधुसर्पी का प्रयोग संदनार्थ और छत उष्मा के निहरण के लिए करते हैं। मधुसर्पी का प्रयोग वर्ण में पूछे किस कर्म के लिए, कल हमने सम्यक दग्ध में भी मधुसर्पी का प्रयोग करते हैं। वर्ण में मधुसर्पी का प्रयोग पूछे किस कर्म के लिए, तो छत संदनार्थ और छत उष्मा के निग्रहण में, जो उष्मा निकल रही है उसके निग्रहण में मधुसर्पी का प्रयोग करते हैं, और बालवर्ती का प्रयोग सिरस्थ वर्ण में करते हैं। ये तो हमारा वर्ण का हम लोग यहां तक देखा।
अब मैं कुछ 5-6 पॉइंट आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, जब से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वो श्लोक है वो आप लिख लेना यहाँ पर। ये श्लोक लिखना है, स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य। ये श्लोक डाल के पूछेंगे लिए किसके लिए है, वर्ण के किस उपक्रम के लिए का, विमलापन के लिए है। ये श्लोक किसके लिए है, तो स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य विमलापनम। स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य किस कर्म के लिए है, किसके लिए बोला, विमलापन के लिए। पहला श्लोक लिख, दूसरा श्लोक लिखिए फिर, स्थिराणाम अल्पमानसानाम, स्थिराणाम स्थिराणाम अल्पमानसानाम रोक्षताम आरोहताम, रोक्षता आरोहताम। स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य पुछतु विमलापन, स्थिराणाम अल्पमानसानाम रुक्षता आरोहताम। स्थिराणाम अल्पमानसानाम, मांस अल्प है और रुक्षता आरोहताम, रुक्षता के कारण, ड्राइनेस के कारण वर्ण नहीं भर रहा है, तो उसमें कौन सा कर्म करते हैं, पत्रादान करते हैं। उसको वर्ण को हमको पत्तों से ढकना है। स्थिराणाम अल्पमानसानाम रुक्षता, ड्राइनेस के कारण आरोहताम, वर्ण नहीं भर रहा है, तो उसको हमको पत्तों से ढकना है। ऐसे कर्म क्या कहते हैं, पत्रादान। तो स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्यम विमलापनम, और स्थिराणाम अल्पमानसानाम रुक्षता आरोहताम पूछे किसके लिए आया, तो पत्रादान के लिए। फिर तीसरा श्लोक लिखना, उत्सन्न मान से तू कप चुष्टे, उत्सन्न मान से तू कप चुष्टे, उत्सन्न मान से तू कब जुष्टे पूछे तो कौन सा कर्म कराते हैं, होमन कराते हैं। मांस लटक रहा है और कब का अनुबंध है, तो होमन कराएंगे। और अगला लिखना, उत्सन्न मृदुमांसनाम, उत्सन्न मृदुमांसनाम कौन सा कर्म, उत्सन्न मृदुमांसनाम कौन सा कर्म, उत्सन्न मृदुमांसनाम में श्लोक डाले कि कौन सा कर्म, उत्सन्न मृदुमांसनाम कौन सा कर्म कराते हैं, अवसादन। मांस बहुत ज्यादा लटक रहा है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा, अवसादन करेंगे। उत्सन्न मृदुमांसनाम कौन सा कर्म, तो अवसादन। फिर अगला लिखना, उत्सन्न मांसान कठिनान, उत्सन्न मांसान कठिनान कंडू। उत्सन्न मांस है, कठिन है, उत्सन्न मृदु मांस है, तो हम क्या कराते हैं, अवसादन। उत्सन्न मांस है, मांस लटक रहा है लेकिन कैसा है, हार्ड है, कठिन है, और कंडू भी आ रही है, खुजली भी आ रही है। उत्सन्न मांसानान कठिनान कंडू कुछ है, तो उसमें कौन सा कर्म करते हैं, क्षार कर्म। कौन सा कर्म करते हैं भाई, क्षार कर्म। पहले 4 श्लोक लिखे आपने, स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य कौन सा, तो विमलापन। स्थिराणाम रुजाताम मंद कार्य तो विमलापन। स्थिराणाम अल्पमांसानाम रोक्षता आरोहताम, स्थिराणाम अल्पमांसानाम रोक्षताम आरोहताम तो पत्रादान कर्म करते, पत्तियों से ढकते हैं वर्ण को। उत्सन्न मांस से तो कब जुष्टे, मांस उत्सन्न है, लटक रहा है, लेकिन कब का अनुबंध है, तो क्या कराते हैं, वमन कराते हैं। उत्सन्न मृदु मांसना, उत्सन्न है मृदु, उत्सन्न मांस लटक रहा है लेकिन सॉफ्ट है, मृदु मांस है, तो उसको हम रगड़ के निकाल देंगे, अवसादन करेंगे। क्या कर देंगे, अवसादन। उत्सन्न मांसान कठिन है, उत्सन्न मांस है, मांस बड़ा हुआ है, मृदु होता तो अवसादन कर देते। उत्सन्न मांस है, कठिन है और कंडू युक्त अवस्था है, तो
कौन सा कर्म करते हैं? क्षार कर्म। लिख लिए चारों? लिख लिए भाई? हाँ सर। क्रम वाला रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा? 4 क्रम वाला। उत्सन्न मानसानान, उत्सन्न मानसान कठिन है, उत्सन्न मृदु मांस हो तो औसादन करके उसको रगड़ के निकाल देते हैं। उत्सन्न मांस, मांस बड़ा हुआ है लेकिन कैसा है? कठिन है, हार्ड है, कंडू है और कंडू भी है उसको, तो फिर ऐसी अवस्था में हम वर्णों का कौन सा उपक्रम करते हैं? क्षार कर्म करते हैं। कौन सा उपक्रम करते हैं भाई? क्षार कर्म। एक श्लोक और इसमें लिखना है, वो और लिख लो। परिशुष्क अल्प मांसानाम, पूछो कौन सा कर्म? परिशुष्क अल्प मांसानाम, परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम, परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम कौन सा कर्म? गंभीरानाम, परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम कर्म कौन सा? उत्पादन करा। परिशुष्क मांस बिल्कुल चिपक गया, डायबिटिक का ऐसा वुंड वाला पेशेंट है जिसमें मांस ही नहीं है, बिल्कुल वुंड आपका धसा हुआ है, तो परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम पूछो तो उत्सादन कर सकते हैं। परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम पूछो कौन सा कर्म? तो परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरानाम पूछो तो उत्सादन। फिर हमने देखा स्थिराणाम रुजताम मंद कार्य पूछो तो विमलापनम, स्थिराणाम अल्प मांसानाम रोक्षताम आरोहताम पूछे तो पत्रादान, उत्सन्न मांस तू कब जुष्टे वमन, उत्सन्न मृदु मांसानाम पूछो तो औसादन, उत्सन्न मांस हो कठिन हो कंडू हो तो क्या कराते हैं? उसमें हम क्या कराते हैं भाई? क्षार कर्म। ये सारे श्लोक आपको देखना है, आईएमपी कई बार श्लोक जो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देख रहे हैं, कल हम इससे आगे देखेंगे। सद्य वर्ण है, कर्णबंधन है, वर्णबंधन है, फिर इसके बाद व्याधि प्रकरण, अर्श अश्मरी भगंदर और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो कल की क्लास में तो जीके देखेंगे मॉर्निंग में, लेकिन फ्राइडे की क्लास में मॉर्निंग में भी सल्ले पढ़ाऊंगा और सैटरडे की मॉर्निंग की क्लास में भी सल्ले ही पढ़ाऊंगा। इवनिंग में हो सकता तो सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कोशिश रहेगी हमारी कि कल की थर्सडे की क्लास इवनिंग, फ्राइडे की इवनिंग मॉर्निंग दोनों और सैटरडे की मॉर्निंग तक आपका सल्ले कंप्लीट कर ले और हो भी जाएगा, अब ज्यादा नहीं बचेगा इसके बाद। तो कल तो हम जीके देखेंगे, इसके बाद में फ्राइडे की दोनों क्लास सल्ले की और सैटरडे की मॉर्निंग वाली क्लास, इवनिंग की क्लास शायद ही ले पाऊंगा, है ना? तो देख लेंगे हम लोग।